चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग मैके वालों, कैसे हैं आप? मैंने मैके वालों आपको क्यों कहा, उसकी रीज़न ये है कि आज मैं प्रॉपर मैके वाली बनकर आपको दिखाऊंगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप उनको शेयर नहीं करते किसी से, और उसको शेयर ना करने की वजूहात होती हैं। एक तो ये कि आप ये सोचते हैं कि मुझे जज किया जाएगा, या ये सही वक्त नहीं है जो मैं अपनी बात किसी से शेयर करूं। एक शर्मो लिहाज होता है, ज़ाहिर है जो आपके दोस्त हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उनके आगे आप बिल्कुल रॉ नहीं हो सकते। आपको थोड़ा अपने ज़िंदगी में फ़िल्टर्स रखने पड़ते हैं। हालांकि आप जो सोचते हैं, जो आपके दिल में होती हैं बातें, वो कभी कभार दिल चाहता है कि उसको गुबार निकालें, उसको बाहर निकालें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये देखा गया है जो बाहर नहीं निकालते दिल से बातें, वो बीमार हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और उनके अंदर कोई कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, ज़्यादा खाने लगते हैं, या फिर कम खाते हैं, इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं, नींद नहीं आती यानी इंसोम्निया, सेहत गिर रही होती है, वज़न गिर रहा होता है या वज़न बढ़ रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना, सब चीज़ों का ताल्लुक़ दिल से है। अगर आपका दिल दुखा होता है किसी चीज़ पर, और आपको, अगर आप उन बातों को बाहर निकालें, एग्जॉस्ट आपको मिल जाए, तो बहुत सारी चीज़ों से, आपके मसलों से आपकी ज़िंदगी बच सकती है। क्योंकि जब आप लोगों से बातें शेयर करते हैं और वो सही लोग होते हैं, तो वो आपको सही मशवरे भी देते हैं। जब आप लोगों से बातें शेयर करते हैं तो आपके दिल में वो बात नहीं रह जाती, और वो आपके मूड स्विंग्स की वजह से उस वक्त आपको बुरी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको निकाल देते हैं और आप रिलैक्स फील करते हैं, तो फिर आप ये सोचते हैं कि ये इतनी बुरी बात भी नहीं थी, मेरा दिल इतना भी नहीं दुखना चाहिए था। सो बहुत ज़रूरी है। हमारे कल्चर में यूजुअली जो दिल की बातें हैं वो लड़की अपनी माँ से शेयर करती है, लड़का अपने दोस्तों से शेयर करता है, और कभी कभार बीवी से भी शेयर कर देता है अगर उसको लगता है कि ऐसा पार्टनर है। और जो बेसिकली जो एक आइडियल लाइफ है, उसमें मियाँ बीवी एक दूसरे से अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे को जज नहीं करते। आपकी बहनें, आपके सिबलिंग्स एक ऐसा एग्जॉस्ट होते हैं हमारे कल्चर में, जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें। सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आज जान के अपने मैके वाले, क्योंकि आप अपना चेहरा दिखाए बगैर, अगर आपको चाहिए कोई एग्जॉस्ट, आपको चाहिए कि कोई आपकी बात सुने, और वो बात जो आपके दिल में है और आपको मशवरे भी दे या सिर्फ चुप करके सुने,
तो मैं हूँ यहाँ आपके लिए। ये मेरा पूरा 2.5 घंटा मैं आपको दे रही हूँ, आपके दिल की बातें एग्जॉस्ट के तौर पर, आपके दिल के ग्रजेस एग्जॉस्ट के तौर पर, आपके दिल की कहानी और डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो सब सुनने के लिए। सो आज मैं बोलने से ज़्यादा आपके सुनने का काम करूँगी, यानी आपकी बातों को सुनने का काम करूँगी। हो सकता है किसी और के मसले भी वही हों जो आपके मसले हों। सो आज का शो ज़रूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली सुबह जो आई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने जैसे आपको कहा कि आज आप अपने दिल की बात हमसे कर सकते हैं, और आपको दिल की बात करने के लिए ना अच्छा लिसनर चाहिए होता है। उसके साथ साथ एक ऐसा लिसनर जो हार्मलेस हो, यानी कि आपकी बात जो आपने दिल से कही है वो अपने दिल में तो रखे, साथ साथ उसके लिए एक मुफीद मशवरा दे। कहते हैं ना, आपका चाहे कितना भी दोस्त हो लेकिन कोई नादान दोस्त ना हो, क्योंकि वो अपनी नादानी की वजह से आपकी लाइफ की वाट लगा सकता है। सो मुझे आज सिक्योर लोगों को अपने शो पे इनवाइट करना था, जो सेंसिबल भी हैं, जो सेंसिबली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ हमें भी इनसे मशवरे चाहिए। तो बड़े एक ऐसे मशवरे मिलते हैं जो मुफीद होते हैं, इतना तो अंदाज़ा हो ही गया है। सो आइए वेलकम करते हैं गज़ल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी सुबह सुबह जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो मिलती है, हाँ। तो बड़ा अच्छा लगता तो है। मैंने कहा था आज पॉजिटिव लोगों का जो है ना वो एक बिल्कुल। मेला लगा लेते हैं। और बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उन लोगों में शुमार किया जो पॉजिटिव सोचते हैं या मशवरा कुछ बेहतर दे सकते हैं। So nice हाँ, of तो you। आप अपने YouTube चैनल पे तो देती हैं मशवरा। हाँ। सो हमने कहा कि ज़रा क्यों ना आज हम फ़ायदा उठाएं इनकी। और इतनी अच्छी बात कही निदा आपने कि जो दाना दोस्त होता है ना, उससे नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, कहते हैं ना। एग्जैक्टली तो आपने सिर्फ जिससे अपना अब दिल खोलना है, हाँ। उसके आगे खोलना है जो आपको पॉजिटिवली मशवरा दे। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं वो अपने लिहाज से बड़ा अच्छा गुड फेथ में मशवरा दे रहे होते हाँ, हैं, लेकिन उन बेचारों को खुद को नहीं पता होता कि जैसे आपने अगर कोई अपने हस्बैंड की या यासिर की कोई बात की, तो मैं फ़ौरन कहूँ नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड को ऐसे करती हूँ, निदा तुम भी ऐसे ही करो। हाँ। अब मैं तो गुड फेथ में, वो जो नादान जो दोस्त होता है वो गुड मतलब फेथ में कहता है। आप मेरी मोहब्बत में या मेरे प्यार में जो कि अक्सर आपके सिबलिंग्स और माएँ करती हैं, Exactly। कि अगर आप उनको कुछ बताते हैं तो वो आपकी तरफ हो के बजाय ये सोचे हुए सिचुएशन क्या है, वो आपको मशवरा देती हैं। और उस मशवरे में कभी कभार बहुत सारी बच्चियां जो बहुत नादान होती हैं वो अपना घर बर्बाद कर देती हैं। और इमोशनल होकर मशवरा कभी नहीं देना चाहिए। हाँ, आप उसकी बात सुने और आप अपने पहले तो खुद को उसके, कहते हैं ना, पुट योर सेल्फ इन दैट शू, पहले अपने आप को उस जगह पर रख के सोचें कि अगर मैं इस जगह पर होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती। और कभी कभार वो लोग आपकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे होते हैं जो सिर्फ आपकी सुनते हैं। उस वक्त अगर आप भरे हुए हैं, आप तकलीफ में हैं, तो आपको कोई एग्जॉस्ट चाहिए, आपको कोई अपनी बातें निकालनी है, आपको मशवरे नहीं चाहिए। बिल्कुल। आपको उस वक्त ये नहीं कहना नहीं तुम्हारी गलती है। बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होते हैं, कहते हैं वो ज़्यादा ही एक्सट्रीम पर ऑपोजिट हो जाते हैं, नहीं तुम्हारी गलती है, तुमने ही कुछ किया होगा। आपको और बुरे लगते हैं वो लोग। उस आपको वक्त एक साइकेट्रिस्ट बन के ना पहले तो अच्छा लिसनर बन के सुनना है, ताकि वो वेंट आउट हो, उसका सारा गुबार जो है वो निकल आए। और ऐसा होता है निदा, कभी कभार मरहम लगाना पड़ता है ना आपको आप दूसरे के देखिए ना, जख्म हस्बैंड पर। वाइफ का थोड़ा चपखलिश होती है, घर में कोई बात होती है, तो अगर एक समझदारी से काम ले और वो सुन ले, मेरा तो होता ही है, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ बस मुझे सुन लिया करो, उसके बाद मेरा बिल्कुल वो बबल की तरह है ना, वो बैठ जाता है, गुस्सा वुस्सा हर चीज़। तो ये तो हाँ, बहुत ज़रूरी है। सो ये इस टीम को कंप्लीट करते हैं हमारे साथ जो हमारी एक्सपर्ट है। जाहिर है हम भी उन सब चीज़ों से गुजर कर यहाँ आए हैं, लेकिन वो तो पढ़ कर बैठी है ना यहाँ पे और दूसरों के मसले हल करती हैं। सो हमारे साथ आज डॉक्टर रबिया फारूकी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और साथ उरूसा सिद्दीकी जो ज़िंदगी में सेंसिबल और फन का मिलाप है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किधर बैठेंगी? जहाँ अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है क्या आपके? हाल है? बस अब तो उरूसा ने बेल्ट भी लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये थोड़ा सा ज्यादा लूज था, मैंने कहा तो बुरे वक्तों के लिए जो है ना थोड़ा सा खुले कपड़े भी रख ली। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक चले। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उरूसा तुम्हारा मेकअप और बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं देखिए आज। ये फायदा है एयरवेयर में, जब आप लेट पहुंचते हैं ना तो जल्दी जल्दी में पता नहीं कैसे मैजिक सा हो जाता है। इनकी टीम बहुत अच्छी। हाँ नहीं, शाहीन बाजी इज सो गुड। हाँ, मतलब वो माशाल्लाह। जब भी मैं आती हूँ मुझे सिर्फ कोई भी मुंह लेके बैठ जाऊँ वो फिर मुनासिब बना ही लेती है। आज उरूसा एक्ट्रेस
एक्ट्रेस लग रही है, ग्लैमरस। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। सो आज का टॉपिक जैसे आपने सुना कि कभी कभार आपको अपने दिल का गुबार निकालना होता है, तो हम दूसरों के बजाय क्यों ना हम अपने आप से शुरू करते हैं सब। तो गज़ल और उरूसा, आपसे ये सवाल है कि क्या आपको भी कोई लिसनर चाहिए होता है कि जहां आप अपनी दिल का गुबार निकालें, या आप लोगों का शुमार उन लोगों में होता है जो अपने दिल में रखते हैं बातें, थोड़े गहरे होते हैं? उफ, लिसनर तो हर किसी को चाहिए होता है। हाँ। लिसनर भी चाहिए होता है, और उसके बाद आपके साथ एम्पैथी भी करे, आपके साथ थोड़ा सा आपके जगह पर पहुंच के पहले तो ये कहे हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कर, और कभी भी नेगेटिव उससे शुरू नहीं करना चाहिए। मैंने तो स्कूल में जो पढ़ाया था तब मुझे इतना एहसास हुआ कि हम बच्चों के साथ, जब बच्चों को किसी भी चीज़, और बच्चे भी तो होते हैं ना हमारे साथ, अपने ओपन अप होते हैं, सिर्फ बड़े नहीं होते हैं, बच्चों के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। जब वो माँ के साथ आकर बताता है आज ये हुआ, टीचर ने ये कहा, तो फ़ौरन से अगर आपने उसको कहा नहीं तुमने यहाँ पर ये नहीं, से तो शुरू करना ही नहीं है। कोई भी हो, आपको पहले तो नहीं, मैं तो पॉजिटिव नोट से आपसे शुरू पूछ करना रही हूँ ना, अभी हम मशवरे सेकंड सेगमेंट में लेकर आएंगे। मुझे तो अभी बिल्कुल- मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या, कौन किस तरह के सुनने वाले चाहिए? देखिए, मेरा बेटा जो है ना वो मुझे सुनने वाले, मेरे घर में तो सिर्फ 2 ही हैं। अम्मी थी, अम्मी की तो डेथ हो गई, और वैसे आप हर किसी के साथ ओपन अप होते भी नहीं हैं। हाँ। ठीक है ना। तो बेटा और मेरा शौहर जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। लेकिन मेरा शौहर बहुत अच्छा टीचर भी है। थोड़ा सा अच्छा, कभी आप सख्त टीचर बन जाता है। अगर आप उनको कोई बात सुना रही होती हैं अपने दिल की, तो वो कभी कभार नसीहतों से भरपूर हो जाते होंगे ना? वो पता है कि वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करूं। ओके। तो वो फौरन से मुझसे वो कभी कभी कहते हैं कि तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इतनी सी छोटी सी बात पे इमोशनल हो जाती हो। हाँ। तुम छोटी सी, तो ये उसमें थोड़ा सा वो है अच्छा, ये कभी कभार ऑपोजिट भी होता है, आपके हस्बैंड मैच्योर हैं आपसे ज़्यादा। तो वो इसीलिए फिर वो आपको मुझसे ये- भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ। मतलब कि तुमने ये इन पेटी पेटी चीज़ों में अपना टाइम क्यों खराब करी हो। हाँ। तो मैं कहती हूँ भाई मेरे साथ प्रॉब्लम है तो सुनो तो सही ना। कभी कभी वो तो सुनते भी आपकी हैं। जिंदगी में आपका बेस्ट लिसनर कौन है, अ, जिसको आप ये ताज पहनाएंगी? मेरा ख्याल है मेरा बेटा, मेरा बेटा ज़्यादा वो मुझे शायद और बेहतर तरीके से हैंडल करता है। कभी कोई बात फंस जाती है ना मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान, तो फिर वो मेरा बेटा जो है वो उसको बड़ा इजीली सॉल्व कर लेता है। शायद इसकी वजह ये भी है कि वो एक थर्ड पर्सन होता है ना। कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं सही हूँ, कभी हस्बैंड सोचता है वो सही है, तो वो हमें उस पर ट्रस्ट है, और वो बिल्कुल हमें फेंटी भी लगाता है, बिल्कुल डंडे की तरह। तो आपने अवार्ड दिया बेस्ट लिसनर का अपने हाँ, बेटे को। मेरे बेटे उर्सा, तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट लिसनर कौन है? मेरी ज़िंदगी में तो पहले तो मैं यही बात कि नाउ साइंस इज़ इवन प्रूवन कि औरत जो है वो ज़रा इमोशनली ज़्यादा वो जो है वो कनेक्ट करती है और उस तरह से सोचती है। मर्द जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली सोचते हैं। बट ये बात क्योंकि मुझे पहले से ही पता है, तो मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें शायद नहीं समझ में आई। लेकिन मम्मी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको सलामत रखे, अच्छा रखे। शादी से पहले तो ज़रा कुछ नहीं, कोई ख़ास डिस्कशंस होते थे, लेकिन शादी के बाद शायद बेटी और माँ का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो फिर वाकई दोस्त बन जाती है, एंड देन यू कैन शेयर वट एवर यू वांट। तो मेरा जिसको कहते हैं ना, मेरे थेरेपी सेशन हो, मेरा जो भी हो, मेरा कुछ भी निकालना है, कुछ भी बात करनी, कोई भी सवाल है, ज़िंदगी को लेके सवाल है, तो बस एक फ़ोन कॉल होता है और अम्मी क्यों ज़िंदगी में ऐसा क्यों, या कुछ ज़रूरी नहीं है कि उनके पास जवाब हो। इवन विद साकिब एज वेल कि जब मौका मिलता है, एक तो हम लोग दोनों की लाइफ भी इतनी ज़्यादा क्रेजी है कि उनके अपने बहुत से स्ट्रेसेस हैं, मेरे अपने बहुत से स्ट्रेसेस हैं, और उसमें फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं बात करने की। लेकिन कभी अगर मौका मिला और मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो गई हूँ और मैं कुछ शेयर करती हूँ साकिब के साथ भी, तो वो कभी कभी इतना प्रैक्टिकली, और वो जो मैंने शायद ज़्यादा अपने जहन में बनाया हुआ, तो वो उसको इतना मध्यम कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा ऑपोजिट जो है ना उल्टा आता है कि भाई क्या क्या हो गया। तो मतलब तुम्हारा बात ही अवार्ड कितनी- किसको देना है? तो मेरा तो वुड गो विद मम्मा, एंड उसके बाद सेकंड जो है ना रनर अप में साकिब है फिर। हाँ। हाँ। अच्छा, मेरे तो जो बहुत अच्छे लिसनर हैं वो मेरी बहनें। हाँ, यू ब्लेस्ड टू हैव हाँ, सिस्टर्स। मेरी बहनें, मेरी अम्मी, मैं इतना अच्छा नहीं कहूँगी लिसनर, क्योंकि ना मेरी अम्मी को अगर मैंने कहा कि अगर कोई बुराई की अपने मियाँ की छोड़ दो, उनका ये होता था। मैं कहा अम्मी है तो आप तो बहुत फौजी हैं, आर या पार, मतलब कोई बीच की चीज़ नहीं होती। तो हाँ, तो या तो वो इतना सुनती नहीं थी। सो मेरी बहनें जो हैं वो मैं उनको अवार्ड दूंगी कि वो मेरी बहुत अच्छी लिसनर है। दूसरा, जब आप काम करते हैं, आप वर्किंग लेडीज होते हैं, तो आपके वर्क प्लेस पे भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपका अच्छा लिसनर होता है। सो मैं पहले जब काम नहीं करती थी, जब मेरी बहनों के साथ ज़्यादा साथ था, तो उस वक्त वो अवार्ड था, और अब मेरे कलीग्स
जो मेरे आसपास हैं वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, हम एक्ट्रेस नहीं, मैं मेकअप आर्टिस्ट से हर चीज नहीं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट मुझे लगता है कि अच्छा, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद हर तरह के है ना आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट भी, बट देन वो मेरे ख्याल से ज्यादा एक्टर्स के साथ रहते हैं या कुछ हैं, बट आई हैव बीन ब्लेस्ड कि आई हैव अ कपल ऑफ पीपल हु हैव बीन वेरी नाइस एंड वेरी काइंड ऑन सेट। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा एग्जॉस्ट थोड़े पढ़े लिखे लोग हों, जिसकी वजह से मुझे थोड़े अच्छे मशवरे मिले, और ये मेरा ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता आप जज तो फिर मेरे ख्याल से बहनें ही आपकी फिर बेस्ट होंगी उस वो बहनें ही हैं, आपको पता है कि ये बात कहीं जाएगी नहीं, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं और वो आपको जज नहीं करेगी। मेरे साथ ये होता था, अम्मी जब ज़रा लेट एज अम्मी की होती थी तो मैं अवॉइड भी करती थी, कभी कोई ऐसा मसला भी होता था ना वर्क प्लेस पे भी या घर में कुछ, तो मैं अम्मी को परेशान नहीं करती थी। तो इस वजह से भी अम्मी से आखिरी उनके चंद सालों में मैं बहुत सारी इंटेंस चीज़ें उनसे शेयर नहीं करती थी, तो ये भी होता था। लेकिन यू आर राइट, मैं भी माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद 6 सिस्टर्स। तो मेरी उनमें से एक सिस्टर है जो ऑस्ट्रेलिया में है, जिनको हम आपिजा कहते हैं। तो वो आपिजा जो है ना, उनकी एक अल्लाह ने उनको एक कमाल की सलाहियत दी है कि वो सिर्फ सुनती हैं और आखिर में वो उसको आखिर में आपको यही चाहिए होता है ना कि कोई सिर्फ सुन ले, और आखिर में वो आपको मशवरे भी नहीं देती, वो कहती है नहीं नहीं यू आर राइट, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, आप परेशान नहीं होइए। मतलब कि वो उनको पता है कि मैं ऐसा कोई मशवरा दूं कि वो उल्टा हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो सिर्फ सुनने की हद तक उनके पास बहुत अच्छे कान है बस। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी, क्या कहती है आपकी पढ़ाई, आपकी साइंस क्या कहती है कि आप किसको अच्छा लिसनर बनाएं? क्या आपको ब्लड रिलेशन जिससे आपके हैं या आपके दोस्त? अगर मैं आपके सामने चॉइस रखती हूँ तो कोई इसकी ऐसी फॉर्मूला है कि आपके कलीग्स, आपके घर वाले, आपका स्पाउस, किसको आपको अच्छा लिसनर बनाना चाहिए? अच्छा देखिए, ये ना अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चूज़ कर सकते कि हम किसे अच्छा लिसनर बनाएं, ये लिसनर बनने वाले पे डिपेंड करता है कि आपके लिए अच्छा लिसनर कौन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग देखें, कुछ लोग लकी होते हैं, जैसे आप हैं, आपकी फैमिली में अच्छे लिसनर्स हैं, आपकी बहनें हैं, ठीक है, इनकी मदर हैं, मगर ये कि हर कोई नहीं होता, लोगों की फैमिलीज डिसफंक्शनल भी होती हैं, ठीक है, शुरू से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे होते, या फिर ये होता है कि पेरेंट्स सब कुछ करने के बावजूद वो ना इमोशनल कैपेसिटी नहीं होती कि वो सुनने वाले बन सकें। भाई बहनों में इतने अच्छे वो नहीं होते कि जी सब कुछ है लेकिन बॉन्डिंग नहीं है, तो उन लोगों के दोस्त बहुत अच्छे लिसनर बन सकते हैं, कलीग्स बहुत अच्छे लिसनर बन सकते हैं, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। और ये वाकई में ये सुनने वाले की जो है वो होती है, आप समझें, क्वालिटी होती है। आप जिससे कनेक्ट करें, जिससे आपको ये फील हो कि भाई ये बंदा मुझे फ़ौरन से जज नहीं करता, ठीक है। दूसरा ये कि किसी हद तक आपके जज्बात को समझ लेता है, जो आप कहना चाह रही हैं वो समझ लेते हैं, और वो इस बात को भी समझ लेते हैं कि भाई इस वक्त आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है या आपको मशवरे की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोग जो बस फ़ौरन मशवरे देना शुरू कर देते हैं, उनसे ज़्यादातर लोग कट ऑफ हो जाते होंगे कि भाई अच्छे लिसनर नहीं है। अच्छे लिसनर वो होते हैं जो सुनने वाले की नीड को समझ लें कि भाई इसको इस वक्त क्या चाहिए। एक पॉइंट मैं भी पूछना चाहूँगी आपसे कि कभी-कभी हमें पता नहीं चलता कि कौन हमसे सिंसियर है या कौन तमाशा सुनने की हद तक जो है ना वो गॉसिप होता है ना, लोगों की आदत होती है। इसीलिए गजल हम अपने घर वालों का सहारा लेते हैं कि हम ये सोचते हैं यार मेरी माँ या मेरी बहनें या मेरा भाई वो तो मुझसे सिंसियर ही होगा, ये सिंसियर होंगे यार, ये थोड़ी कर आउट नॉट इन एवरी हाउसहोल्ड, नॉट इन एवरी। यू आर राइट, क्योंकि होता क्या है कुछ बहनें अपने हस्बैंड से शेयर कर लेती हैं। हाँ, मेरी खुद की कोई बहन नहीं है, बट आई नो कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनकी बहनें हैं, बट दे कांट बी, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, इंस्टेड कि वो दोस्त की तरफ ज्यादा वो फिर इंक्लाइन होती हैं एंड स्टफ। तो अगेन वो ये कि लिसनर के ऊपर है कि वो किस तरीके से लेता है। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप अगर किसी से घर में किसी से शेयर करें ना, सपोज मेरी नंद है बहुत अच्छी है या कोई देवरानी है या सिस्टर है, तो वो परेशानी अपनी वेंट आउट करने के लिए वो उससे शेयर करेगी, प्लीज किसी को बताना नहीं। वो कहेगी ये बात हुई है लेकिन किसी को बताना नहीं। आप जो चाह रहे हैं कि बात फैले ना, वो सब में फैले। अच्छा, मुझे किसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था मगर बड़ा लेट मिला। किसी ने मशवरा दिया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्पाउस के दरमियान कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अक्सर बच्चियाँ अपनी बातें जो है अपनी अम्मी या बहनों से जाकर करती हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि अम्मी और बहनों का दिल ख़राब हो जाता है, और ज़ाहिर है रिलेशनशिप दामाद का और बहनोई का होता है, फिर वो उनको वो रिस्पेक्ट, मियाँ बीवी तो लड़ मड़ के फिर एक हो जाएंगे, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड को मिलनी चाहिए आपके मैके में, वो फिर वो नहीं दे पाते, क्योंकि वो खुलूस और मोहब्बत जो रॉ होता है, जब आपने सिर्फ तारीफें की होती हैं अपने स्पाउस की,
वो जो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं वो उसके बाद नहीं दे पाते, क्योंकि उनको दिल से बुरा लगने लगता है वो शख्स कि मेरी बेटी को या मेरी बहन को वो खुश नहीं रख रहा। तो किसी ने बहुत कि कोई एक राइटर थी, उन्होंने मशवरा दिया था कि जब भी ऐसा हो तो जो वेंट है जो आपने एग्जॉस्ट करना है वो आप अपने फ्रेंड से करें, क्योंकि वो फ्रेंड्स हार्मलेस होंगे, वो आपकी सुन लेंगे, आपका गुबार निकल जाएगा और उनका मिलना जुलना आपके हस्बैंड से इतना नहीं होगा, लेकिन आपके जो घर वाले हैं उनका तो मिलना जुलना आमना सामना रहेगा सारी जिंदगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बिल्कुल। तो ये मुझे उम्र के बहुत बाद के हिस्से में समझ आई, ये शुरू के हिस्से में समझ नहीं आई कि क्योंकि बीच में जाहिर हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, तो मेरी मियाँ से भी होती थी, तो मैं अपनी बहन और अम्मी को बता रही होती थी, तो मेरी अम्मी तो फौरन गुस्सा हो जाती थी, लाइक इन द सेंस कि उनका मुंह ही बना होता था, वो छुपा ही नहीं सकती थी चीज़ें। तो बहुत दफ़ा मुझे दोनों को ना दोनों की दोस्तियाँ करानी पड़ी। सही। तो ये मुझे बाद में जब किसी ने समझाया तो मैं अपनी बेटी को या मैं और बाकी बच्चियों को भी यही कहती हूँ कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको किसी से दिल की बात करनी है तो आप ये भी सोचें कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा मैं निदा यहाँ पे एक चीज़ ऐड सकते। करूँगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम ठीक है, वापस आएंगे, बिल्कुल। फिर हम आपकी सुनेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सेगमेंट हमने आपको अपनी सुनाई, अब हम आपकी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो पिछला जुमला कंप्लीट करना चाह रही थी आप कहिए। अच्छा मैं ये कह रही थी निदा, जैसे आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई आप वो ऐसी बातें घर वालों को ना बताएं, आप अपने दोस्तों से शेयर करें। मगर उन लोगों का क्या जिनके पास इतने मुखलिस दोस्त नहीं होते, क्योंकि सबके पास नहीं होते। और दूसरा ये कि ऐसी बातें शेयर करने से पहले ना देखना चाहिए कि भाई आपका बहुत गहरा दोस्त हो, मुखलिस हो, आप उससे तो शेयर करें इतनी पर्सनल बात। ये जो बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप जो घूमने फिरने तो जा रहे हैं, ही हूँ तो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सब इतने गहरे हों। बिल्कुल। ठीक है, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो ये आप खुद से ज़रा सोचें कि ये चीज़ ठीक है, आज मुझे इस लम्हे में बहुत बुरी लग रही है, बहुत अफेक्ट कर रही है। क्या लेट्स से ये 4 दिन बाद भी मुझे इतनी ही बुरी लग रही होगी ये बात, 5 दिन बाद भी इतनी ही बुरी लग रही होगी? अगर नहीं लग रही तो इसका मतलब मुझे अभी वेंट आउट करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इससे लॉन्ग टर्म कोई डैमेज ना करूँ। तो इसकी प्रैक्टिस ना वैसे। हाँ यही है, जैसे आप देखिए करना शुरू करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना तो control इसकी भी एक तो छोटी सी टेक्निक ये है कि आपको अब सुनाना भी है। भाई आप जो है एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, अपने ही नंबर पे भेज दें। वाह, ये मैं करती हूँ, मैं टाइप करती हूँ, जहाँ कुछ हो टाइप ना, करें, मैं रिकॉर्ड करें जो अपने आपको आप को सूट करता है, आप अपने ही नंबर पे भेज दें। आप खुद जब उसको सुनेंगे या पढ़ेंगे ना, आपको खुद फील होगा कि मैंने सिचुएशन को कितना एग्जैजरेट कर दिया है। आपकी वो वेंटिंग आउट भी हो जाएगी, ठीक है, और जो है आपको एक आप डैमेज कंट्रोल भी कर लेंगे। लेकिन जाहिर है स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस होगी तो फिर इवेंचुअली यू विल बी देयर कि आपको कंट्रोल अपने ऊपर आ जाएगा। और जैसे ये पुराने जमाने में होता था डायरी लिखना, डायरी लिखना, हाँ। ठीक है, तो ये अब नए जमाने की टेक्निक आपको बताई जा रही Message है कि कर दें, बहुत voice सारे note लोग कर पहले वो उनका वेंट जो है, इनको एग्जॉस्ट डायरी होती थी। और एक जमाने में मैंने भी लिखी, लाइक जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थी तो मैं भी डायरी लिखती थी। अगर अम्मी अब्बू से कोई चीज़ हो गई तो अब आप अम्मी अब्बू की शिकायत किसको करो, तो वो डायरी में होता था। और कभी कभार खत लिख के अब्बू को लिख देती, मैं तो बोल नहीं सकती तो खत लिख के, आप मुझे छुट्टी नहीं करने देते, वो फिर मुझे खत लिख के जवाब देते थे, मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में कामयाब हो, वो भी लिखते थे। तो वो ये चीज़ें इतनी मज़े की होती हैं। और निदा आपने जो बात कही अभी कि अपने शौहर की बात अपनी मदर से, अपनी बहनों से करने से हम तो आपस में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके दिल में हमेशा बात रह जाएगी। वही गलती कुछ माएँ भी करती हैं जो अपने बच्चों से जब शेयर करती हैं कि वो बेचारी बड़ी उदास होती हैं, किससे करें, उनको कोई बहुत सिंसियर बंदा नहीं मिलता, तो वो अपने बच्चों से करती हैं कि बाबा ने ये किया, पापा ने आपके, और दादी ने ये किया, या आपकी चची जो है वो मेरे साथ ये करती हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि वो बच्चों के दिल में हमेशा वो चीज़ रह जाती है, और वो कभी भी अपनी दादी को उस तरह से प्यार नहीं कर पाते, अपनी पुप्पो को, अपनी खाला को, व्हाटएवर। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा उसी तरह से बचना है आप सही आपको, और कंट्रोल करना है कि बच्चों के हम आगे। अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो हैं पुप्पो और दादी से खाइफ होते हैं, दादी से इतना नहीं होते लेकिन पुप्पो से बहुत खाइफ होते हैं। पुप्पो जितना क्लोज होना चाहिए, जैसे खाला से क्लोज हो जाते हैं, लेकिन पुप्पो से उतना क्लोज नहीं हो पाते। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि वो ससुराल और उस चीज़ की, और उसमें क्या होता है कि टू एंड फ्रो होता है ना, फिर पुप्पो ये फील करती है कि वो बच्चा मुझसे खिंचा खिंचा है, तो वो भी थोड़ी सी पीछे, तो इस तरह से रिलेशनशिप खराब होती जाती है, एक डेडलॉक पड़ जाता है। अब लोगों की सुनना शुरू करते हैं, फिर उसके ऊपर मशवरे। शाइस्ता हमारे साथ दिल की बात करेंगी। जी शाइस्ता।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी अस्सलाम। शादी को 10 इयर्स हो गए हैं और माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं। हम मिडिल क्लास शाइस्ता फैमिली थोड़ा से सा जोर से बोलो प्लीज। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे वालिद साहब जो थे, एक नॉर्मल सी जॉब थी 9 to 5 की। मेरी अम्मी को मैंने बचपन से ही देखा कि वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करती थी, बहुत मतलब यानी ये कसम परसी में, और बड़ी मतलब सैलरी को बड़ा बचा बचा कर पूरा महीना गुजारना। हम बहन भाइयों को भी उन्होंने बीसियाँ डालकर पढ़ाया लिखाया, हमारी शादियाँ की। तो बचपन से बस मेरी एक दिल में एक ख्वाहिश थी कि मेरा जो शौहर हो वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, थोड़ी सी जुस्तजू हो उसमें ना आगे बढ़ने की। लेकिन ये था कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड में भी यही बात नोटिस की कि वो बस वही जो नॉर्मल जॉब होती है 9 to 5 की जॉब है, बस आना है, आकर फ्रेंड्स में चले गए, बस खा लिया सो गए, इस तरह ही ना। तो शुरू शुरू में मैं उनको बहुत समझाती थी तो वो मुझे बस यही कहते थे नहीं बस पूरा तो होता है। वो मुझे इस तरह ना लालची सा थोड़ा समझने लगे। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं था कि मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब माशाल्लाह बच्चियों का साथ है तो ये है कि आगे बढ़ें, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें, कुछ कर लें। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जॉब भी छूट गई थी तो वो उसके लिए भी कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे थे। उनके फ्रेंड ने ही उनकी जॉब लगवाई, लेकिन जो दूसरी सैलरी थी हमारी जो पहली वाली जॉब से भी कम थी। तो मैं उनको यही सजेस्ट करती थी कि आप थोड़ा सा बाइक या चला लें या पार्ट टाइम जॉब कर लें। तो उनका बस यही था कि वो अपने सेफ़ ज़ोन से उनको नहीं निकलना है। 5 साल से एक ही सैलरी में हैं तो हैं, और जब उनको समझाओ तो बस वो लालची समझें कि नहीं गुजारा तो हो रहा है। मैं उनको बहुत समझाती हूँ कि नहीं गुजारा तो हो रहा है, लेकिन ये कि आगे बच्चियों का साथ है, आगे आने वाला दौर कैसा है हम लोगों का, लेकिन वो नहीं समझ पाते मेरी ये बात ना। बस ये बात मेरी जो दिल में एक था ना कि बचपन से जिस तरह अम्मी को मैंने गुजारा करते हुए देखा और फिर हम लोग भी अपनी ख्वाहिशात मारते थे, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ अपनी ख्वाहिशात मारें। हस्बैंड को बहुत समझाती हूँ लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती है। बस ये बात मेरी दिल में ही रह गई है एक टीज़ की तरह। मैं अम्मी से भी शेयर नहीं कर सकती, वो कुछ अब बेचारी खुद अब बीमार रहती हैं। बस ये था कि एक ही सैलरी में गुजारा करना है अपना, इसी तरह ही बस चलते रहना है। मैं हालांकि अपने खुद भी माशाल्लाह क्वालिफाइड हूँ, मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, लेकिन ये कि मैं चाहती हूँ कि वो थोड़े एम्बिशियस हों, उनमें आगे बढ़ने की लगन ही नहीं है, कोई जुस्तजू नहीं है कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें, कुछ कर लें। बस यही है मेरा। अच्छा जो आपके स्पाउस होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की खुसूसियात होती हैं और अलग अलग तरीके की खामियां भी होती हैं। तो जब ओवर एम्बिशियस होता है आदमी तब भी औरत को कभी कभार खलता है कि मुझे टाइम नहीं देता, और जब वो ये बिल्कुल अंडर एम्बिशियस होता है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी के ऊपर ही हम रिलाई करते हैं कि उसने घर चलाना है। सो अब तो वो मिल गया, या तो आपकी लॉटरी निकलती है या नहीं निकलती, अब क्या करें। और हमारे यहाँ ये है कि भाई उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसके सारी अच्छाई और बुराई के साथ। सो क्या करे फिर औरत? देखें अब ये बड़ी ना ट्रिकी सिचुएशन है, ज़ाहिर है इनके लिए बड़ा हर्टफुल है। और क्या हुआ है, जो बचपन से ये सोचती थी, जिस चीज़ से डरती थी, वो डर इनका रियलिटी में तब्दील हो गया अब वो। लेकिन आपकी बात सही है, वो हो चुका है, ठीक है। अब उसके साथ इन्हें गुजारा करना है। तो अपने दिल की तसल्ली के लिए तो ये एक चीज़ कर सकती हैं कि भाई जहाँ ये अपने शौहर की जो वो नेगेटिव क्वालिटी है उसको देख रही हैं, उसको ज़रा बैलेंस करने के लिए उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी सोचें कि अच्छा इनमें अच्छी बात क्या क्या है, ठीक है, अच्छा क्या है इनमें, वो अपने आप को बताएं। दूसरी चीज़ ये है कि देखें अब इनका जो नेक्स्ट खौफ है वो क्या है कि अब मेरी बेटियां जो है इस तरह से ना ज़िंदगी गुजारें। तो ये खातून ये कर सकती हैं कि भाई अपनी बेटियों की तरबियत इस तरह से करें कि वो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचें कि भाई हमारा शौहर ही हमें प्रोवाइड करेगा। और निदा एक ये चीज़ होती है कि जो ख़वातीन खुद एम्बिशियस होती हैं, वो अपने गोल्स अचीव कर रही होती हैं, उनकी एनर्जी उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करके लाती है, ठीक है। आप खुद आपके अगर कहने इतने का ambitious मकसद नहीं है हैं, हाँ, कि बेटियों की तरबियत ऐसे करें कि उन्हें अपने पैरों पे खड़ा पैरों पे खड़ा करें, बिल्कुल। बजाय इसके कहने के भाई तुम्हें शादी तुम्हारी करनी है ये वो, आप उनके अंदर स्किल्स डेवलप करें, उन बिल्कुल, बेटियों बिल्कुल, को हाँ, उनको बिल्कुल। पढ़ाएं लिखाएं। और जाहिर है ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे स्कूल में ही पढ़ाई हो सकती है, आप नॉर्मल अगर उसमें, लेकिन मेहनती तरबियत बनाएं इस अपने तरह से बच्चों को। करें, तरबियत इस तरह से करें, उनका माइंडसेट इस तरह का डेवलप करें कि भाई देखें आपने अपने लिए जो खुद आपने अचीव करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। स्पाउस ठीक है आप खुद भी चूज़ करेंगे, हम भी देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा किस्मत का भी अमल दखल होता है। तो ऐसा ना हो कि भाई आप अपने ये सोच कर के मेरा शौहर मुझे इस तरह का मिले जो मुझे ऐसी ज़िंदगी दे, और फिर आप जो है ख़ुद को डेवलप ना करें। आपने जो ज़िंदगी चाहिए उसको हासिल करने के काबिल आप ख़ुद को बनाएं, और फिर बाकी आप अपनी किस्मत पे छोड़ें। आप अपनी जजमेंट ऐसी डेवलप करें, ये बच्चियों की तरबियत इस तरह से करें कि फिर वो अच्छा एक साथी भी ऐसा चूज़ कर सकें इसके लिए।
क्योंकि हमेशा जोड़े जो मिलते हैं वो ऐसा नहीं होता कि दोनों ही एम्बिशियस हैं। बिल्कुल कभी औरत होती है, कभी मर्द होता है। इस इनकी बातों से ना 2-3 पॉइंट्स निकलते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो डर और खौफ में जो रही है ना, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि आप अगर बचपन से जो सोचते हैं ना, आपकी सारी एनर्जी आपको उस तरफ ले जाती है। तो ये जो बचपन से ये बात होगी मैनिफेस्ट करने की, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ये- आपके सामने आ जाता अब ये एक खौफ में तो मुब्तला हो गई, क्योंकि वो अपने साथ लेती भी आई थी, उनको हस्बैंड भी वैसे मिले, लेकिन अब ये अपनी बेटियों के अंदर भी वो बेटियों के खौफ लिए ना भी वही डालें सोच रही हैं। और ये खुद भी अपने खौफ से निकलें कि मेरी बेटियों के साथ मेरी बेटियां जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रही। इन चीज़ों से निकल के इनको सोचना पड़ेगा कि मेरे वो अब कितनी लकी हैं कि उनके हस्बैंड उनको काम करने से मना नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं, हस्बैंड्स होते हैं खुद तो नहीं करते हैं लेकिन अपनी बीवियों को भी कुछ नहीं करने देते हैं। ये कम से कम कह रही हैं कि मैं ट्यूशंस देती हूँ, ठीक है। और तीसरी बात मुझे जो फील हुई वो ये कि हमारे यहाँ औरतों ने ये सोचा हुआ है कि बस सारा कुछ मर्द ने ही चलाना है, सारी जिम्मेदारी मर्द ही ने उठानी है, उसने मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करनी है। इस सोच से हमें निकलना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा जिनको ये सहूलत है, उनके हस्बैंड काम करने दे रहे हैं उनको, तो वो तो बड़ी लकी हैं, तो वो खुद सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तो निदा पूरी दुनिया खुली हुई है, ये ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली कहीं जाएं या बच्चे आएँ, बहुत कुछ वो कर सकती हैं। देखिए एक चीज़ हो गई, एक डैमेज हो गया, हस्बैंड इस तरह का मिल गया, कोई बात नहीं, आप ये सोचें कि उसमें क्वालिटीज़ क्या हैं। एक्चुअली ये जोड़े बनते क्यों हैं? अगर एक टायर थोड़ा वीक होता है ना, तो दूसरे टायर उस गाड़ी को खींच लेता है। हमेशा जहां आप देखेंगे कि हस्बैंड्स कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, अगर उनकी 9 to 5 जॉब है और उन्हें बस वही करना है, सैलरी भी नहीं बढ़ रही, वही करे जा रहे हैं, ना कोई कोर्सेज करें, ना कोई स्किल सीख रहे हैं। जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो 9 to 5 की खाली जॉब नहीं करते, वो स्किल डेवलप करते हैं कि मुझे आगे से आगे बढ़ना है, मेरी इस जॉब में ग्रोथ नहीं है, तो बैक सीट पे हो जाते हैं वो थोड़े। क्योंकि बीवी अगर एम्बिशियस होती है तो वो कहती है कि मैं करूँगी, क्योंकि अगर अब मर्द नहीं है, उसकी फितरत में ही नहीं है कि मैं इस तरह रास्ते निकालूं, तो औरत आ जाती है आगे। देखिए चॉइस तो फिर भी हमारे पास है ना, हम रो के सारी जिंदगी गुजारें या हम कुछ खुद करें, आगे बढ़ें और अपनी बच्चियों को भी उन खौफ से, बिल्कुल पहली बात है कि उन बच्चियों के दिल में ये खौफ ना डालें, वरना उन बच्चियों को भी वो खौफ उसको उसी तरफ ही ले जाए। आप देखें बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं, अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे, अगर आपकी दादी दादा हैं या कुछ आपके दादा जो हैं या आपके बड़े बुजुर्ग, वो करते होंगे नॉर्मल 9 to 5 जॉब। जो दादी हैं वो कमेटियाँ डाल रही हैं, पैसे जमा कर रही हैं, वो मतलब घर में बैठी हुई वो हाउसवाइफ हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह बचत करनी है, तो उन्होंने वही दादा के कंफर्ट जोन वाले पैसों को किस तरह हेर फेर करके रख रखा हो, किसको कितना देना है लेना है, वहां से ये पैसे जमा कर लिए। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, कुछ औरतें होती हैं। एग्जांपल मेरे पेरेंट्स हैं, माय बाबा वो ईस्ट पाकिस्तान के दौर में, और फिर वो रेड कैंप में वहाँ पे भी रहे और कराची फिर यहाँ मूव हुए, मम्मी लोग भी कश्ती में आए एंड ऑल दैट। तो उसके बाद से एक नई ज़िंदगी, उन लोग की शादी फिर हुई और फिर पापा नहीं इतना ज़्यादा पढ़ पाए थे, तो पापा की एक नॉर्मल सी जॉब थी, बट मम्मा वाज वेरी, जिसको कहते हैं ना सुघड़ के साथ शौहर, बचत करना, मल्टीटास्किंग करना, तो घर में ही रह के एज हाउसवाइफ ही ट्यूशन भी पढ़ाए, बचत जिस तरीके से की, जिस तरीके से मेरे अब्बा कहते थे कि ये तुम्हारी माई है जो ये घर बना सकती थी, कि मम्मा ने उस सैलरी से भी घर कर लिया, हमें पढ़ाने के लिए जो कोशिश कर सकते थे, उनकी प्रायोरिटी यही थी कि हम पढ़ अच्छा लें, कम खा लें, कम कुछ कर लें और हम पढ़ बेहतर लें। तो चाहे हम सऊदी अरब में थे या कराची पाकिस्तान में थे, फिर जब बाबा को हार्ट अटैक हुआ तो मम्मी वाकई समझदार थी। सो वी वर ऑल स्टूडेंट्स एट दैट टाइम, और तब मम्मा ने कहा था कि नाउ यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ नहीं पता आगे लाइफ का क्या क्या नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा जॉब करो, थोड़ा सा ये करो, कुछ ये चीज़ सीख लो, वो सीख लो। भाई को कहा कि कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज सीख लो, मुझे कहा कि फला चीज़ें कर लो, और वाकई वो छोटी छोटी चीज़ें जो उस औरत ने घर में की, उससे उसके बच्चे माशाल्लाह बहुत बेहतर, अल्लाह का शुक्र है, वो ज़िंदगी हुई। और उसमें भी ये था कि पापा पार्ट टाइम भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट एक लिमिट है ना एक इंसान की भी कि वो कहाँ तक कितना जा सकता है। तो ये है घर की, जो मेरे अंदर इतना नहीं है, अगर मेरे पास इतना सलीका होता। पॉइंट नोट करें वो जो अभी सुनी कि हर किसी की एक लिमिट है। अगर वो जो हस्बैंड है इनके, उनकी एक लिमिट है, वो उससे बढ़, हर किसी की एक लिमिट होती है, वो नहीं बढ़ सकते। अगर आपको लगता है आप एम्बिशियस हैं और वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, तो आपके लिए आसमान है और आपको इजाज़त भी है। सो आप जो है एम्बिशियस हैं अगर, तो आप परस्यू कर सकती हैं बहुत सारे काम और स्किल्स। मेरे तो अम्मा अब्बा दोनों एम्बिशियस थे,
और हमने तो उन दोनों को मेहनत मुशक्कत सारी जिंदगी करते हुए देखा है, सो वो हमारी गुट्ठी में बैठ गई। और नेता दूसरी बात ये कि बच्चियों को जो ये है कि मेरी बच्चियां आगे अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाएंगी, वो मुझे बात बड़ी खटक रही है, क्योंकि बच्चों को इस कॉम्प्लेक्स में तो रखना ही नहीं है। आप उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करें कि तुम्हें पर्सनालिटी की तो ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों की, ब्रांडेड चीज़ों की। तुमने आगे बढ़ना है और एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें। और हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। जो ये ज़िंदगी से चाहती हैं, क्या पता इनकी बच्चियाँ नहीं चाहती। जो ये चाहती हैं कि मतलब ये एम्बिशियस हैं कि मैं हर चीज़ फराहम करूं अपनी औलाद को, क्या पता औलाद को ये नहीं चाहिए, औलाद को कुछ और चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है। मेरा बेटा है ना, वो फटा हुआ जूता पहनता है ना, बेटा अब जूता बदल लो, चेंज कर लो, वो मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। ठीक है, उसकी वो प्रायोरिटी नहीं। मुझे वो खटक रही होगी बात कि हाँ ये बेचारा फटा हुआ जूता पहन के चल रहा है, हाँ ये कपड़े इसके पुराने हो गए, उसने कपड़े भी नहीं खरीदे। तो ये चीजें बच्चों को मैटर नहीं करती। लेकिन लड़कियों को जब शादी करनी है ना, उनको ये पता होना चाहिए कि उनको पार्टनर कैसा चाहिए, और वो सोच समझ के शादी करें। सिर्फ मोहब्बत के उसमें रौ में बह कर शादी ना कर लें। अगर वो एम्बिशियस है और उनको एम्बिशियस पार्टनर की तलाश थी, तो इनको पहले एनालाइज करना चाहिए। तब बच्चियां तो छोटी छोटी उम्रों में शादियां कर लेती हैं, वो एनालाइज ही नहीं कर पाती कि सामने वाला जो है वो है जो वो चाहती हैं या नहीं। और जो अरेंज मैरिजेस होते हैं उसमें भी समटाइम्स इन चीज़ों को हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर लेते हैं कि बच्ची हमारी किस तरह का पार्टनर चाह रही है। हम सोचते हैं अच्छे घर का लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी सैलरी हो, दैट्स इट। तो पर्सनैलिटी नहीं देखते, कैरेक्टर नहीं देखते, जिसके साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशन चलना है, हम वो चीज़ें नहीं देखते। जबकि सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। कौन सा टेस्ट है, कहाँ जाके पता चलेगा ये पर्सनैलिटी? वो तो सालों में निकल कर आती है। वो ऐसे पता चलेगा कि आप खुद इतने अवेयर हो। हमारे बच्चे, हम लोग इतने अवेयर नहीं होते, हमारी शादियां हो जाती है ठक हम ये इंस्टा और इन चीज़ों से आगे निकलेंगे ना तो अवेयर होंगे। अभी तो हमारी जिंदगी इतनी लिमिटेड हो गई है और हमें सिर्फ एक घोड़े पे या तो आया हुआ शहजादा चाहिए या एक इंस्टा जैसी एक बहू और एक लड़की चाहिए। हमारे जेनजीज बहुत स्मार्ट हैं, ये मैं आपको बताऊं। हम लोग स्मार्ट नहीं है इतने, पर ये जेनजीज बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। इनको अपने गोल्स पूरे करके फिर शादियां करें और उन पे ट्रस्ट करें, इनको इनके लिहाज से सोचने दें, इनको इनके लिहाज से आगे बढ़ने दें, इन पर थोपे ना। हाँ, तो चलते हैं अगले दिल की बात की तरफ। मरियम, ये मत सोचना कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि बॉक्स के पीछे तुम हो और हम तुम्हें नहीं जानते। हम तुम्हें जज नहीं कर रहे, मगर तुम्हारी बताई हुई बात से शायद बहुत सारी औरतों की या बहुत सारे मर्दों की, जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे, उनकी हेल्प हो सके। जी मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। जी वालेकुम अस्सलाम। आज मैं अपनी ये दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। दिल की बात तो कम, लेकिन ये ट्रॉमा ज़्यादा है मेरे लिए। मेरे साथ बचपन से ही होता आ रहा है कि मेरी अपने बहनों के मद्दे मुकाबिल, अपने भाई के मद्दे मुकाबिल मेरी कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क थी और मेरे नक्श भी थोड़े दबे हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बाहर से ज़्यादा अपने घर पे टॉन्टिंग की जाती थी। मेरे अपने पेरेंट्स मुझे टोकते थे कि कभी जैसे मुझे कोई लाइट कलर पसंद आ गया है ड्रेस का, तो कहते थे तुम ये मत पहनो, ये अपनी भाभी को दे दो या अपनी बहन को दे दो, तुम पे अच्छा नहीं लगेगा। या फिर जैसे होता है ना, जैसे पीच लिपस्टिक्स होती हैं या बहुत लाइट पिंक, तो मुझे वो भी लगाना अलाउ नहीं था क्योंकि उनको लगता था कि ये मुझ पे बहुत चीप लगेगी। लेकिन सब मेरे बहन भाई सब लगाते थे। एक बार तो ये भी हुआ कि मेरे भाई की शादी थी और सब ने डिसाइड किया कि सब सैलून से तैयार होंगे। जब मैंने भी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं भी तैयार होना चाहती हूँ, तो सब हंसने लगे। खैर फिर किसी तरह मना के मैंने राज़ी कर लिया कि मैं भी तैयार होंगी। लेकिन जब सैलून गए तो वहाँ पे मेरी बहनें और मेरी वालदा मेकअप आर्टिस्ट से कहती हैं कि किसी तरह इसको गोरा कर देना, किसी तरह इसका बस रंगत बदल देना कि ये जो है वो लगे ही ना। और इस तरह वो और मेकअप आर्टिस्ट भी मुझ पे हंसने लगे। मुझे इतना बुरा फ़ील होता था कि मैं ये किसी से कह भी नहीं सकती थी। अगर मैं अपनी अम्मी से कभी कहती भी थी तो वो मुझे बस मशवरे देती थी कि ये फ़लाँ फार्मूला क्रीम लगा लो या ये चीज़ लगा लो या वो चीज़, लेकिन वो समझती नहीं थी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। और एक बार तो कभी कोई रिश्ते वाले जैसे बहनों के लिए घर पे आ जाएं, तो मुझे बिल्कुल मना होता था कि मैं सामने ही ना आऊँ, कि ताकि उनको ये ना लगे कि भाई इनके घर में तो कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग भी हैं, तो इनका भी कुछ हो सकता है या कोई मसला क्रिएट हो। तो बस ये बचपन से ये चीज़ें मेरे साथ अब तक चलती आ रही हैं और कोई समझने या सुनने वाला नहीं है। और अब तो ये है कि बाहर के लोग भी मुझे बहुत टोकने लग गए हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं घर में इतना है तो फिर बाहर वालों की ज़बानें खुल जाती हैं।
भाई अंग्रेजों की गुलामी अभी तक खत्म नहीं हुई है। चले गए लेकिन छोड़ गए। चले गए लेकिन ये रंगत का कॉम्प्लेक्स छोड़ गए, क्योंकि वेस्ट में तो वो टैन हो रहे हैं, अलग अलग टैनिंग क्रीम्स लगा लगा के सूरज में टैन हो रहे हैं और उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं सांवले रंगत वाले लोग। और इसका हम मतलब है जो कि है हमारी रंगत ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। तो हाँ, ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये ट्रांसफर हो, ये पूरी साउथ एशिया में पूरी ये ट्रांसफर हुई है ये कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो दिल की सुनाएं, हम सुनेंगे। और अगर आप सुना नहीं सकते, शायद बहुत सारे लोगों की ना दिल की बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, शायद किसी और की दिल की बात सुनकर आपको ये एहसास हो कि यू आर ब्लेस्ड। आपको हमेशा ऐसा होता है, आप हमेशा अपने ऊपर जो आपके ऊपर लोग होते हैं आप उनको देखते हैं और कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। कभी कभार ऐसे लोग भी जो आपसे ज़्यादा दुखी हैं, उनकी जब बातें सुनते हैं आप, तो आप शुक्रगुजार होते हैं कि आप उतने दुखी नहीं है जितने दूसरा है। तो चलते हैं अगली हम अच्छा सॉरी हाँ, हमारी पिछली वो जिनका बात रंग हुई की बात है, थी वो रंग वाला। के ऊपर, सो अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम जरा। अच्छा निदा, देखिए हम उनकी अगर फैमिली के ट्रॉमा में जाएंगे तो वो तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दो बातें जो है उनको कहना चाहूँगी। देखिए एक तो ये कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में नहीं होती। रंग है, हाइट है, ये फैक्टर्स वो हैं जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। ग्रूमिंग हमारे हाथ में है, ठीक है। मुझे ड्रेसिंग कैसी करनी है, मुझे बाल कैसे कटवाने हैं, मुझे किस कलर का जो है मेकअप इस्तेमाल करना है, किस तरह के ड्रेसेस पहनने हैं, जिससे आप जो आपके पास ऑलरेडी है उसको निखार सकते हैं, और ये टोटली आपके हाथ में है। तो आप उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो हाथ में नहीं है, अपना फोकस वहाँ ले जाए जो आप कंट्रोल कर सकती हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि देखिए जैसे फैमिली इनको जिस तरह ट्रीट करती है, अक्सर ना हम जब इतना लंबा अरसा इस तरह का वो ट्रॉमा चल रहा होता है, तो हम ये फिर ना नहीं सोच समझ पाते कि दूसरा हमें वैसा ही ट्रीट करता है जैसा हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये अगर इनको कुछ बोला जाता है, ये आगे से जवाब नहीं देती, ये चुप हो जाती हैं, ये एक्सप्रेस नहीं करती, बोलती नहीं है कि मुझे तकलीफ़ हुई है आपकी इस बात से, या मैं इस रंग की ज़िम्मेदार खुद नहीं हूँ, ठीक है। या फिर कभी कभार आपको भाई पेरेंट्स को भी कहना पड़ता है आपके जीन्स थे, मैं तो नहीं खुद से बनी, ठीक है। तो इनको मैं ये कहूँगी कि देखें अच्छी बात है इन्होंने दिल की बात यहाँ कही, एक दफ़ा हिम्मत करके ये अपनी फैमिली को भी अपनी दिल की बात कहें, एक्सप्रेस serious way करें, में। हाँ, कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है हाँ। आपकी इन बातों से, मैं इसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया है, आप लोग मुझे कॉम्प्लेक्स का शिकार करने के बजाय मेरी हेल्प करें कि मैं इसी में ख़ुद को बेहतर करूँ, इसी में ख़ुद को जो है वो निखार सकूँ। एक दफ़ा तो कहें, नहीं समझेंगे तो एटलीस्ट आपके दिल की बात तो निकल जाएगी। उसके बाद आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके हाथ में है, मतलब ग्रूमिंग पे। जो अभी ब्रेक में भी जो निदा ने भी कहा ना कि शी नो सो मेनी एक्ट्रेसेस, मैंने मेरा रंग बहुत सांवला या बहुत गोरा नहीं है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माय कॉम्प्लेक्शन, विद ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन। हाँ, तो लेकिन ये बात मुझे अब जाके समझ में आई कि स्किन आपका कॉम्प्लेक्शन का टोन का टेंशन नहीं है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, आपकी स्किन क्लीन है, चाहे वो आप सांवले या गोरे हो, अट्रैक्शन उसमें खुद ही आ जाती है, नीटनेस उसमें खुद ही आ जाती है, क्लास उसमें खुद ही आ जाती है। सो अगर आप कितने मेरे भी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जिनका जो है कॉम्प्लेक्शन उतना ज़्यादा फेयर और उस तरह का नहीं है, बट द स्किन इज ग्लोइंग ऑल द टाइम। मतलब मुझसे ज़्यादा तमीज़ की लड़कियां हैं, यार वो आप ठीक से रहती दीपिका हैं। पादुकोण सांवली रंगत है, आप उसकी स्किन देखें, क्योंकि वो एथलीट है, वो जिम करती है, जिम करने की वजह से हेल्दी खाती है, अल्कोहल नहीं लेती, सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने एक हीरोइन है, सुनीता पाटिल है वो, और बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी थी रही हैं, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, मारिया वास्ती, बहुत सारी, और सुनीता मार्शल है, बहुत सारी, तुम हो। लेकिन निदा बात ये है कि पहले तो आपने अपने अंदर ही अपने आप को बुरा महसूस क्यों करती हैं, क्यों कर रही हैं? जबकि आप खुद फील करेंगी कि आई हैव ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन। ऐसी हज़ारों मैंने ख़वातीन देखी हैं जो इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो उनकी ब्यूटी होती है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं,
जब आपके वालिदैन जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं जब आप बड़ रहे होते हैं, जब वही वहीं पे आपको ही आपने काला बिल्ली मार दी है। या और मोटा उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि वो उन्हीं की वजह से ही आया है कॉम्प्लेक्शन। मैंने खुद तो मेरे अंदर तो माँ बाप के जीन्स है ना, जो भी मुझे कॉम्प्लेक्शन मिला है या मेरे एंसेस्टर से आया है। तो पहली बात तो ये है कि उनको अपने कहने का कोई हक भी नहीं है उन बच्चों को। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि आप दुनिया का परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते, आप दुनिया का के सोचने का अंदाज नहीं बदल सकते, अपने सोचने का आप अपने अंदाज बदल सोचने का सकते हैं। अंदाज बहुत बदल प्यारी सकते हैं। बात है, बहुत प्यारी बात। तो अगर मैं सोचूं कि यार मेरे कपड़े जो हैं आप सब में से बुरे लग रहे हैं, तो मैं बिला वजह ही कॉम्प्लेक्स में आ जाऊंगी। अगर मैं सोचूं कि ओ माय गॉड ये तो मैंने अपनी पसंद से खरीदे हैं और ये शॉल 25 साल पुरानी शॉल है और मैं इसको इतना प्यार से रखती हूँ, इतना और मुझे अजीज है ये, तो मैं इसको बड़ी प्राइड से पहनती हूँ। तो जब आप अपनी रंगत की you प्राइड carry लेंगे, yourself, आप अपनी पर्सनालिटी की प्राइड लेंगे, तो किसी को मतलब कि हिम्मत नहीं होगी कोई कुछ यानी कह कि आप अपनी फेवरेट है, ये आपको बार बार कहना है। सेल्फ लव। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। सो मतलब लाइक वो सांवली रंगत भी दूसरों को अच्छी लगने लगी। बिल्कुल। मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसे देखी हैं कि वो सांवली लड़की वो पढ़ाई में इतनी आगे निकल गई, वो स्किल्स में इतनी आगे निकल गई, वो जिंदगी में इतनी आगे निकल गई पूछता कि भी नहीं बाकी कोई आपके खूबसूरत कद बहन को। भाई पीछे रह गए। और निदा वाकई में अगर आप अपनी स्किल्स और अपनी उस करियर में आगे हैं तो कोई पूछता भी नहीं है कि आपका कद क्या है, आपकी रंगत क्या है, आपकी पर्सनालिटी शाइन करती है पर। बिल्कुल। सो वो वाली चीज़ है, पहले अपने आप से खुद प्यार करें फिर सब प्यार। अम्मी अब्बू तो प्यार करते ही हैं यार, वो तो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है उनके अंदर, वो तो प्यार करते हैं। और sometimes लेकिन वो कभी गुस्से में कभार बोलते हैं। सेंसिबल नहीं होते ना माँ बाप, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार औलाद को बना देते हैं। जैसे और हमारा माशरा भी तो है ना, तो रिश्ता लेने जाएंगे तो गोरी लड़की चाहिए, वो नहीं देखेंगे पढ़ी लिखी कैसी है, उसके आदात कैसे हैं, उसके अतवार कैसे हैं, इन चीज़ों पे- रिश्ता नहीं, रिश्ता like हम तो हो भी तीन जाता बहनें है, तो अक्सर जब बेबी होने वाला होता है तो प्रेशर ही होता है कि बाप पे रंग जाएगा या माँ पे रंग जाएगा। पैदा होने के बाद घुटने और एल्बोस चेक करते हैं और उंगलियां चेक की जाती हैं। कितने मैंने आगे पीछे फैमिलीज में ये देखा है कि वो बच्चा चिट्टा है कि नहीं है या किस पे रंग जा रहा है नहीं वही जा ना, रहा है। वो हम अंग्रेज हमारे पास छोड़ गए और हमने अपना जो है ना उनको खौफ दिया हुआ है, वो अब बैन जैसे कर फॉर रहे हैं। एग्जांपल हमारी 3 बहनें हैं, तो जो मेरी बीच वाली बहन है वो हम लोगों के मुकाबले में 20 रही है हमेशा से, और हमने प्यार से उसको मोटी और ये सब कहते रहे हैं। मगर एक दिन उसने जिस तरह सीरियस होके बिठा के बोला कि भाई मुझे बुरा लगता है, मगर वही वो बहन है जो हम सबकी फेवरेट है, अम्मी अब्बू की भी वो फेवरेट, हमारी भी फेवरेट, क्योंकि उसके अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो हम में बाकी में नहीं है। वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है, उसकी स्किल्स हमसे ज़्यादा हैं, वो समझदार ज़्यादा है, वो अम्मी अब्बू की उसमें एम्पैथी ज़्यादा है, काइंडनेस ज़्यादा है, तो उसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं कि समझिए कि वो हमारा महवर है। हालांकि बड़ी मैं हूँ, वो हमारा महवर है, मतलब सारी पूरी फैमिली का जो एग्जॉस्ट है वो सब वो उसी की तरफ है। और उसने अपने आप को ऐसा बनाया है। और फैमिली के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं बच्चों के ना, ये टिड्डा है, ये फीना है, ये टेढ़ा है, ये बेड़ा, उनके नाम ना रखें ऐसे, उनके नाम ये बहुत गलत बात है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, माँ बाप रख रहे हैं, cousins सारी रख जिंदगी लेते हम हैं। उसको मोटी और ये प्यार सब से कहते बोलते रहे। हैं। एक दिन उसने हमें बिठा के समझाया, मतलब लाइक पर बोला आप लोग बाकायदा, समझे कि नहीं समझे? यार समझे, समझ क्योंकि उसने आती है। जिस तरह समझाया, जैसे ये कह रही है कि इनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता यार दूसरे को इतना बुरा लग रहा है, हम उसको बोलते रहते हैं, टॉन्ट करते रहते हैं। तो ये कभी उसको अगर वो फील कर रही है तो उसको बताना दिल की चाहिए। बात एक्चुअली उधर करने की जरूरत है। हमारे एक मामू हुआ करते थे, वो तो अब तो उनकी डेथ हो गई, उनको बचपन से पप्पू कहा करते थे, तो वो बड़े भी हो गए ना, बूढ़े भी हो गए, तो मामा पप्पू कहते थे उनको। तो समझ नहीं आती थी, वो बेचारे खुद भी इतने एम्बेरस होते थे, लेकिन अब नाम पड़ गया उनका, तो कुछ नाम पप्पू तो प्यार, पप्पू सही है, पप्पू में कोई बुराई नजर नहीं, लेकिन इतना पप्पू बूढ़ा- तो प्यारी शक्ल को कहते हैं ना। ठीक है। अब नाना दादा की जगह पे पप्पू दादा, पप्पू नाना, तो अजीब एक लगता हाँ, है तो ना। बहुत सारे बुजुर्ग आपके घर में ऐसे होंगे जिनको गुड़िया बाजी कहते हैं, जिनको बेबी कहते हैं, बेबी बेबी खाला, बेबी। सो वो तो नाम पड़े होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट दिल की बात राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया मेरे दिल की बात कहने का। मैं एक रिटायर्ड शख्स हूँ और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करके गुजारी, जी कभी किसी के आगे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ नहीं फैलाया और कोशिश भी की कि कभी ऐसा मौका ना आए। अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते हुए, उनकी तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी शादियाँ की, उनकी लाइफ को सेटल बनाने में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी और हमेशा यही सोचता रहा कि इंशाअल्लाह जब रिटायरमेंट होगी उसके बाद पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूँगा।
लेकिन अपने रिटायरमेंट के लिए मैंने ख़ुद कुछ नहीं किया, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। और अब ये हालत हो गई है कि वाइफ मेरी जो हैं वो जा चुकी हैं दुनिया से, और अब मैं अकेला हूँ, और अब बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो चुके हैं। अब कभी नमाज़ पढ़ने निकलें या कहीं बाहर जाना हो और कोई चीज़ ख़रीदने का दिल चाहे कि कोई फल फ्रूट ले लिया जाए, कोई ड्राई फ्रूट ले लें, या कोई भी ज़रूरत की चीज़ लेनी हो, इवन ये कि अब तो अपनी दवाइयों के लिए भी बच्चों के से कहते हुए या उनके आगे हाथ फैलाते हुए शर्मिंदगी और अफसोस होता है कि काश अपने लिए कुछ किया होता। कुछ अरसे पहले मैंने अपने बेटे से किसी ज़रूरत के तहत 500 रुपये मांगे तो उसने दे दिए। फिर 1-1.5 महीने के बाद मैंने उससे कहा तो कहने लगा, अब्बू अभी कल ही तो आपको पैसे दिए थे, क्या आपने ख़र्च कर दिए? तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिन बच्चों के लिए हम वालिदैन ने और हम जैसे लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगियां गुजारी, मेहनत की, भाग दौड़ की, अपनी सारी जवानी, अपनी सारी ज़िंदगी उनके ऊपर ख़र्च कर दी, उनको बनाने संवारने में और अपनी रिटायरमेंट वाली लाइफ को एंजॉय करने के लिए, उनके साथ गुजारने के लिए ज़िंदगी गुजारी। आज वो सब बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें खुश रखे, लेकिन वो हमेशा दुनिया में यही होता है कि बच्चे जो हैं फिर वो वालिदैन को भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल में गुजारी, धूप बारिश किसी चीज़ का एहसास नहीं किया। और आज मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ और ये सोचता हूँ कि इस मसले का अब कोई हल तो नहीं। इस्लाम में रिटायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अब हम रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं और अब हमारे पास सिवाय अपनी ज़िंदगी को यूं ही गुजार के ख़त्म करने का और इंतज़ार करने के सिवा और कोई चारा तो नहीं है। तो ये मेरे दिल की बात थी जो मैं आपके तवस्सुत से सबको कहना चाहता था कि अपनी ज़िंदगी गुजारें ज़रूर, लेकिन अपने आखिरी वक्त के लिए, अपने आखिरी दौर के लिए कुछ ना कुछ बना के ज़रूर रखें। इस बारे में ज़रा कुछ बताइएगा कि अब हम क्या कर सकते हैं आगे, अगर कुछ पॉसिबल है तो। कितनी अलग अलग परसेप्शंस हैं लोगों के। कोई कहता है कल का मत सोचो, आज का देखो, कल किसने देखी है, जिंदा रहें ना रहें। फिर किसी को ये भी फिक्र होती है कि हमारा बुढ़ापा क्या होगा, हम जब किसी काम करने के काबिल या कमाने के नहीं रहेंगे, क्या होगा। तो लाइक बड़ा बंदा उलझन का शिकार है। किस डेफिनेशन या किस लाइफ के परसेप्शन पे आप एतबार करें? बीच में आ जाए, ठीक है ना, उस एक्सट्रीम पे जाएं कि कल का बिल्कुल मत सोचो, बस आज है जो है, और ना ये सोचें कि भाई बस कल का ही सोचो, आज की ख्वाहिशें मार दो। कोई समवेयर बिटवीन कोई रास्ता तलाश करें कि भाई आज का भी देखो और कल के लिए भी कुछ ना कुछ जो है सेव करके रखो। अब जैसे ये जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये एक बड़ी तकलीफ दह बात है कि जो बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी एक इंसान सब कुछ अपना लगा देता है, और बच्चे अगर आके इस तरह से कहें, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, हमें सुन के तकलीफ हो रही है, वो सह रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो अब इनको इस स्टेज पे मशवरा इनके लिए तो सिर्फ यही हो सकता है कि आप ये ना सोचें कि मेरी लाइफ ख़त्म है। देखें, जब तक आखिरी सांस है तब तक आपको ज़िंदा रहना है ना। अब आप वो ऐसे भी हो सकता है कि जी आपसे वो ज़िंदगी गुजार दें, या आप उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढें कि मैं कैसे इसको थोड़ा सा अपने लिए बेहतर बना सकता हूँ, ठीक है, मैं कैसे इसे एंजॉय कर सकता हूँ। कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जो मैं ज्वाइन कर लूँ, मे बी ओल्ड एज लोगों के, या कोई ऐसा कम्युनिटी वर्क है, चैरिटी वर्क है, जहाँ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकूँ और वहाँ मैं कोई कनेक्शंस बना लूँ, अच्छे दोस्त बना लूँ, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है जो मैं इस केस के हवाले से एक मशवरा जनरली देना चाहूँगी कि देखिए, हमारे यहाँ ज़ाहिर माँ बाप इस तरह से सोचते हैं कि जी हम अपनी सारा कुछ बच्चों पे लगाएंगे, और वो बच्चों को एज अ रिटायरमेंट प्लान देख रहे होते हैं, ठीक है। जबकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी वही सोच रहे हों कि हम बड़े होके या हम वो होके माँ बाप को संभालेंगे। तो बच्चों को अपना रिटायरमेंट प्लान ना समझें, अपनी रिटायरमेंट के लिए खुद से सेव करें। इसका मतलब ये है कि सभी कुछ बच्चों पे ना लगा दें, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सॉरी बीच में बोलूँगी। एक्चुअली हमारा जो माशरा है ना, हमारा जो मुल्क है, आप देखिए यहाँ पे आप 25 साल के बच्चे को भी बिठा के खिला रहे होते हैं। वो पढ़ रहा है, तो कहा माँ बाप के घर में रह रहा है, माँ बाप उसके सारे अखराजात उठा रहे हैं, वो 25 साल तक 26 साल तक पढ़े ही जा रहा है, और बच्चा ही है वो अभी तक। हाँ, वो पढ़े ही जा रहा है। यहाँ तक कि 28 साल तक भी लड़के सेट नहीं होते, और वो उनकी शादियां भी उनके माँ बाप करा रहे होते हैं। हमने खुद अपने बच्चों को अपाहिज इस तरह बना दिया, और हमने जो जमा पूंजी होती है वो सारी अपनी औलाद पे लगा देते हैं। जबकि वेस्ट में ऐसा नहीं है। 14 साल का आप
आपके पास कुछ घंटों की इजाजत है कि आप जॉब कर लो और उसके बाद 18 साल में भाई आप अपनी जगह ढूंढो या फिर आप किराया दो, मतलब और वो सही पढ़ भी है। रहे होते हैं तो अपना पार्ट टाइम काम करके अपना खर्चा निकाल रहे होते हैं, कुछ पार्शल अपना थोड़ा सा जमा कर रहे होते हैं वो बच्चे। तो उनका बुढ़ापा सुकून में गुजरता है, वो अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैला रहे होते। फैला रहे होते हैं। और एक चीज़ ये है, देखिए हम एक ये चीज़ जो हमारे माशरे में बहुत है कि माँ बाप जो है ना स्ट्रगल बहुत करते हैं बच्चों के लिए, उनकी उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो चीज़ मिस कर देते हैं, बच्चों से बॉन्ड नहीं बनाते, बच्चों से दोस्ती नहीं करते। और ये वो बच्चे होते हैं जो बड़े होके फिर माँ बाप को नहीं पूछते। अगर बॉन्डिंग अच्छी हो ना बच्चों से आपकी, तो वो कुछ ज़रूरतें आप उनकी ना भी पूरी कर सकें, वो तब भी आपका एहसास करेंगे, इमोशनली अटैच होंगे वो बच्चे, ऐसा चांसेस हैं कि नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, लेकिन आप बॉन्डिंग ना करें और है फॉर पीपल लाइक अस कि हम अपने बुढ़ापे में कितना हम गिल्ट फ्री बच्चों पे लगाएं और कितना गिल्ट फ्री अपने लिए रखें, क्योंकि अपने लिए इस वक्त रखने का इमेजिन भी करूँ तो मुझे होता है कि हमजा का हक जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा या उसको कोई कमी रह जाएगी या कुछ हो जाएगा अगर हमने अपने लिए बचाया। देखिए बी तो ये हाउ डू यू मेक दैट लाइन, हाउ डू यू ड्रॉ दैट लाइन? रियलिस्टिक हो और ज़रूरतें वर्सेस ख्वाहिशें, ये दो चीज़ें देख लें कि भाई ठीक है जो ज़रूरत है आप उसको पूरा करें, लेकिन अब आपकी ज़रूरत है और बच्चे की ख्वाहिश है, तो ज़रूरत हमेशा ख्वाहिश से ऊपर रहेगी। आप बच्चे की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को मार के, ये आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। और पता है क्या होता है अरूसा, कभी कभार ऐसा होता है माँ बाप जब वो खुद बच्चे होते हैं उनकी कुछ महरूमियाँ होती हैं जो पूरी नहीं होती उस एज में, वो अपनी महरूमियाँ अपनी औलाद में देखते हैं और फिर वो उनको ओवर फराम करते हैं चीज़ें कि अच्छा आज उनके पास पैसा है तो बच्चों को दे दो, और वो अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, उनके अंदर प्यास ही नहीं रहने देते कि वो खुद से सोचें अर्न करने का। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे थोड़ा सा हट के कि कहते हैं कि आपकी बॉडी है जो सबसे आखिर तक आपका साथ निभाएगी, बिल्कुल हर किसी के अलावा। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी में भी इन्वेस्ट करें, उसमें पैसे खर्च नहीं होते हैं। शुरू से अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा वॉक करें, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं जो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, उनसे थोड़ा बहुत वो बच जाएंगे। और अगर ये हेल्दी हैबिट अगर आपकी आखिर तक रहेगी वॉक करने की कुछ, तो मेंटली भी आपको सुकून रहते हैं, आप ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, आप उन चीज़ों से बहुत हद तक बच जाते हैं। अब इनके केस के हवाले से मैं बात करूंगी क्योंकि वैसे तो आपने बहुत सारे अच्छे मशवरे दिए कि अब जो है ये एक तो चैरिटी के लिए काम करें, उससे बहुत सुकून मिलता है, आप अपनी पर्सनालिटी अपनी ज़रूरतों से निकल जाते हैं, आप बिल्कुल दुनिया ही आपके अलग हो जाती है। इनकी प्रॉब्लम है कि इनकी ज़रूरियात, इनकी नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही है। जो इनका दिल चाहता है, इनके बेटे को चाहिए कि इनकी पॉकेट मनी बना दे और ताकि इनका हाथ ना उसके आगे फैले। लेकिन वो जैसे नहीं कर हम रहे बच्चों तो, के नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करें? अगर नहीं, बच्चे नहीं मतलब अगर बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, बजाय इसके कि पेरेंट्स उनके आगे हाथ फैलाएं, आप उनके लिए फिक्स पॉकेट मनी बना एक दें। आइडियल सिचुएशन है ना, ये तो एक आइडियल है। लेकिन इनके हवाले से कि अब इनके बच्चे इनको 500 रुपए देते हुए भी पूछते हैं कि आपको कल तो दिए थे, फिर कहाँ खत्म हो गए? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, आपके अगर 4 बच्चे हैं ना और आप एक बच्चे के साथ रहते हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड है, वो माँ बाप क्या करते हैं, जो कमज़ोर बच्चा है ना वो अच्छे वाले बच्चे से पैसे लेके वो कमज़ोर बच्चे को दे रहे होते हैं। ये अक्सर फैमिलीज में ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। सो कभी कभार वो वाला बच्चा जो स्टैब्लिश है वो कहते हैं कि मैं आपके लिए मैंने पैसे दिए हैं, तो वो किधर गए? सो वो भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चा होता है ना, माँ बाप हमेशा उसको सपोर्ट करते रहते हैं किसी तरह। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली देखा है। सो वो वाली चीज़ है कि बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सबक है। सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है जिन्होंने साहब ने अपनी बात बताई, ये बहुत सारे घरों का एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई जितनी भी दिल की बात है, जिसने भी की, सबसे ज़्यादा दुखी हमें वो पिछले वाली जो बात थी दिल की वो कर गई। और कभी कभार वाकई आप किसी की बातें सुन रहे होते ना, आप तो दिल दुखी हो जाता है ऐसा। कोई खबर सुन लें, कोई ऐसी चीज़ें सुन लें, आपका पूरा दिन बुरा गुजरता है। ये वाली लेकिन अगेन उसको पॉजिटिव नोट पे ले आते हैं कि ये जो साहब थे वो भी सोचें कि अल्लाह ने बहुत सारे इतने लोगों को मुश्किल में रखा है, इनसे ज़्यादा मुश्किल में रखा होगा जिनके पास सेहत भी नहीं होती होगी। तो बस उनका शुक्र कि आप अपने पैरों पर हैं, आप अपने पैरों पर हैं। और सारे जितने भी बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी भाई अपने लिए
रिलाई ना करें। माँ बाप जितना प्यार औलाद से करते हैं ना, औलाद नहीं करती माँ बाप से। ये बात वो अपनी हकीकत है। औलाद से करेगी जो हाँ, करेगी। वो अपनी औलाद से करेगी। उसकी औलाद को कुछ भी हो जाए तो वो पागल हो जाएगी, मगर माँ बाप जितना प्यार औलाद से करते हैं उस जितना प्यार औलाद कर ही नहीं सकती माँ बाप से। माँ बाप का तो फिर अनकंडीशनल Exactly. ऐसे तो नहीं उसको अनकंडीशनल फिर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ है सबिहा सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सबिहा, हम रेडी हैं आपके दिल की बात सुनने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने बहुत अरसे बाद मेरे दिल के अंदर जो बातें छुपी थी उसको कहने का मौका दिया है। मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी हस्बैंड की डेथ जो है जब मेरा बेटा 1 साल का था तब हो गई थी। तो मैंने बहुत मेहनत से प्यार से अपने बेटे को पाला पोसा, और ये नहीं है कि मैं किसी और घराने से हूँ, मगर मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से मेरे लिए बहुत अच्छी फाइनेंशियल वर्क छोड़ा था, जो मेरे लिए बहुत अच्छा, यूँ समझ लीजिए मेरी मदद साबित रही। और मैंने बच्चे को बहुत अच्छी तरह पाला पोसा बड़ा किया, बहुत अच्छी तालीम दिलाई, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैंने सारी ज़िंदगी अपने बेटे को दे दी और उसके ही तालीम और तरबियत पे वक्त लगाया। आज माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी तालीम के बाद बहुत अच्छी जॉब हासिल कर चुका है। फिर उसकी मैंने माशाल्लाह से उसने एक बच्ची वो पसंद किया, मैंने उसकी शादी भी वहीं कर दी जहाँ वो चाहता था। वो दोनों माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। मैं उनको देखती हूँ, मगर मुझे वक्त गुजरने के साथ साथ अपने अकेलेपन का बहुत एहसास बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जब मैं उन दोनों को हंसता खेलता एक दूसरे से बातें करता अटकेलियाँ करता देखती हूँ तो मुझे अक्सर औक़ात जेलसी फ़ील होना शुरू हो गई है। मुझे बहुत बेचैनी होती है उन लोगों को देखकर, और अक्सर औक़ात इस बात पे मैं उन्हें डांट देती हूँ या झड़क देती हूँ या मैं उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करती। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहने लग गई है और मुझे कभी कभी अपने इस रवैये पे शर्मिंदगी दिली तौर पे होती है, मगर मैं उसके बावजूद मेरे अंदर एक बेचैनी इस तरह क़ायम हो गई है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इन दोनों को या तो अलग कर दूं या कुछ कर दूं। बुरे ख़यालात, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ना शुरू हो गई हैं। मगर वक्त के साथ साथ मुझे ये डर भी लगने लगा है क्या मैं अपने इस इकलौते बेटे को इससे दूर हो जाऊंगी या ये मुझसे दूर हो जाएंगे। मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि मेरे साथ ये सिलसिला हो क्यों रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं लोगों से इस बात की माफ़ी भी मांगूं, मगर उनको देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें खो दूंगी। तो आप मुझे ये बताएं कि ये रवैया, ये चीज़ जो मेरे अंदर इस तरह बढ़ रही है, कि ये सही है? इसका हल होगा, लेकिन आई डोंट नो, हमारे यहाँ इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। अभी 2 बेटों ने अपनी अम्मी की शादी कराई है, राइट, विडो, वो यंग एज में हो गई थी। सो अभी आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा ना कि एक बच्चे ने खुद अपनी माँ की शादी कराई। और कभी आपको पार्टनर चाहिए होता, आपको कोई, या तो मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह की ख़वातीन अपनी बहन या कोई ऐसी जो तन्हा होती है उसको पार्टनर बना लेती हैं कि तुम हमारे साथ रह लो, और फिर उनका बिल्कुल कहना सही है। और ऐसी चीज़ों से बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं। इनकी हिम्मत है कि इन्होंने अपनी दिल की बात की है। वो लोग कहते नहीं हैं, मगर वो पूरे घर को टॉक्सिक बना के रख देते हैं इसी जज्बात की वजह से। और अपने आप पर भी बहुत बुरा असर होता है उनका, बिल्कुल, उनकी हेल्थ पर, सब पर। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने बहुत अप्रिशिएट करूँगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग खातून है जिन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि मुझे अपने बहू बेटे को देख के जेलसी होती है। ये पहला स्टेप है, आप समझे, हीलिंग की तरफ। ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने मान लिया इस बात, ठीक है। बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं है वो इस बात को। वो ब्लेम करते रहेंगे कि देखो ये मेरा बेटा ले गई या मुझे ये टाइम नहीं देता। वो ये नहीं मानेंगे कि भाई ये उसका मसला नहीं है, ये मेरी जेलसी है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है निदा, जैसे आपने कहा कि भाई पार्टनर की ज़रूरत होती है। हम पार्टनर के उससे निकल जाएं तो आपको लाइफ में किसी पर्पस की ज़रूरत होती है। इन्होंने अपने बेटे को अपनी जो है ज़िंदगी का महवर बना लिया। बेटे के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा। अब क्या है, उसमें बेटे की ज़िंदगी में अब जब कोई और शामिल हो गया तो इनकी जगह जाहिर है वैसे नहीं रही, इनकी अपनी जगह है, लेकिन अब कोई और भी शामिल हो गया तो अब इनके पास कुछ और नहीं है, ठीक है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जी अपना वो सारा जो इनके अंदर एनर्जी है, जो जज्बात हैं, वो ये लेके कहाँ जाएं। तो अगर इनकी लाइफ शुरू से ऐसी होती कि ठीक है बेटा है लेकिन बेटे के अलावा और चीज़ें भी हैं, चलो पार्टनर नहीं भी है
तो मे बी कोई ना कोई पर्पस है। पर्पस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करियर हो, पर्पस में और चीज़ें होती हैं, और फैमिली के रिलेशंस हैं, या और कुछ ना कुछ है जो जिससे मतलब मुझे लगता है कि मैं hobby हो, पुरसुकून कोई रहती ऐसी हूँ, कोई हॉबी है, कोई कनेक्शंस हैं, कुछ है। अब ठीक है, वो चीज़ नहीं है इनके लिए, ये अभी भी डेवलप कर सकती हैं। मैं इनको जो है हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर ये वो समझें तो ये बिल्कुल किसी थेरेपिस्ट से जो है रब्ता करें, और वो बिल्कुल इन्हें हेल्प करेंगे कि ये इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को। और जो ये कह रही है ना कि मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि मैं माफ़ी मांग लूँ इस बात की, ये बहुत अच्छा स्टेप है। आप एक दफ़ा अपने बहू और बेटे को बिठाएं और खुल के उनसे दिल की बात कर लें, उनको एक्सप्रेस कर दें और उनसे माफ़ी मांग लें। ठीक है, वो समझेंगे वो आपकी बात को, वो ख़ुद भी आपकी हेल्प करेंगे। और आपको, आप जब देखिए एक दफ़ा उनके सामने एक्नॉलेज कर लेंगी ना, माफ़ी मांग लेंगी, तो अगली दफ़ा ऐसा कोई रिएक्शन देने से पहले आपको ख़ुद रिकॉल होगा कि इनको पता है मेरा रिएक्शन कहाँ से आता है। आप ज़्यादा चांसेस हैं कि अपने आप को रोक लेंगी। ठीक है, तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप मुझे एक माफ़ी चीज़ मांग लें बताइए कि ये तो अपने बेटे की उन्होंने बात की, फॉर इंस्टेंस अगर इनके बेटे की जगह इनकी बेटी होती और वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश होती, तो क्या तब भी उस माँ को ये ख्यालात बिल्कुल आएंगे? आ सकते थे, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बेटा या बेटी का फ़र्क नहीं है, वो आ सकते हैं, वो किसी भी इंसान को इस तरह के ख्यालात आ सकते हैं। पर्पस आपने जिस चीज को बनाया पूरी जिंदगी और उसके आसपास अपनी पूरी जिंदगी का आपने महवर उसी को उसी उसी को को बना बना दिया, और लिया। अब वो आपके पास नहीं तो यू आर पर्पसलेस, Yes, यू अब डोंट नो उसमें व्हाट एक टू डू, किधर शराकतदार आ जाएंगे गया। आप। तो फिर आप फिर इस तरह लासानी करें। ये सही कह रही हैं कि बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं बहुत एक्टिव होती हैं, तो उनकी लाइफ में कोई पर्पस होता है कि चलें ये एक मेरा पार्ट है, लेकिन मेरी लाइफ का दूसरा पार्ट भी है, तो वो उसको बिजी रखता है। सही, वेरी ट्रू। कभी कभार ऐसा भी होता है जो बेटे के बच्चे हैं जैसे उनमें लग जाती हैं, तो फिर ये चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं। हो जाती बहुत सारे पर्पस हैं, तो शायद इनके घर में कोई खुशखबरी आएगी और वो उसके अंदर लग जाएंगी कि उसको पालना पोसना। और अगर उनकी जो बहू है, क्योंकि बहुत सारी बहुएं जो है वो अपने तरीके से पालना चाहती हैं बच्चों को, कि उन्हें डिसिप्लिन करें, उनको रात को ये करना है वो, तो वहाँ पे भी रिफ्ट्स आते हैं। बिल्कुल। सो इनको कोई भी पर्पस, आपने बहुत अच्छी बात की कि पार्टनर वो हमारे कल्चर का इतना हिस्सा है नहीं, जो कि होना चाहिए। होना चाहिए, और अब टैबूज को थोड़ा सा बदलना भी चाहिए। जिस तरह से मर्द अकेला होता है वो भी शादी कर सकता है, औरत को भी जो है वो हमें ये देना चाहिए। हाँ, मतलब और अलमिया ये है बच्चे कि जो हैं बच्चों को कराना चाहिए। हमारे रिलीजन का हिस्सा है, लेकिन हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल, ये कितनी अच्छी आपने बात की, हमारे रिलीजन का हिस्सा है पर कल्चर का नहीं है, क्योंकि कल्चर अडॉप्टेड है कहीं से। समझ गए ना आप लोग जी। हिना, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम निदा जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी, कहिए। निदा जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम लड़कियां भी अपने दिल की बात कर सकें। अच्छा, मेरा एक बहुत बड़ा मसला है और ये हमारे माशरे का एक अलमिया भी है कि जब लड़कियां कमाने लगती हैं तो पेरेंट्स की तवज्जो सिर्फ उनकी कमाई पे होती है, उनकी ज़ातियात पे नहीं होती है। मेरी कहानी शुरू यूँ होती है कि जब मैं 19 साल की थी तो मेरे फादर फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार हुए, और मेरे 2 छोटे भाई जो थे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, उनकी जो फीसेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक छोटी बहन थी, उनकी फीसेस भी बहुत ज़्यादा थी। तो उस चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं जॉब कर लेती हूँ। तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, और मैं करते करते 8 साल मुझे माशाल्लाह जॉब करते हुए हो गए। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ और अच्छी पोस्ट पर, और मैंने ग्रेजुअली तरक्की की और मेरी प्रमोशंस होते गए और घर के हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए। इस दौरान मैंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन वक्त मेरा जो था वो शायद मेरे हाथों से निकल गया, या मेरे पेरेंट्स की तवज्जो मुझ पे नहीं है कि मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां थी, मेरी फ्रेंड्स थी, मेरी कज़न थी, उन सब की शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। और अब मैं किसी भी इवेंट में जाती हूँ, अब मेरी एज 28 प्लस हो गई है, मैं किसी भी इवेंट में जाती हूँ तो वहाँ मुझे टॉन्ट करती हैं गर्ल्स, मेरी कज़न्स के तुम कब कर रही हो शादी, तुम कब कर रही हो शादी। ये बात नहीं है कि मेरे रिश्ते नहीं आए या मैं कबूल सूरत नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है। रिश्ते इस दौरान बहुत आए और आते अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा मेरी मदर कोई ना कोई बहाना कर देती। कभी कहती नहीं अभी मुझे अगला कमरा बनवाना है, कभी कह देती कि नहीं मैंने अभी कमेटियाँ डाली हैं, फिर कभी कह देती नहीं अभी पहले। इस दफ़ा तो ये हुआ कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मेरी दोस्त के रेफरेंस से आया, उसके देवर का, वो बाहर था। उन्होंने कहा हमें 3 महीने में शादी करनी है। तो मेरी माँ ने सिंपल ये जवाब दे दिया कि नहीं, जब तक मैं छोटी की नहीं करूँगी मैं तब तक बड़ी की शादी नहीं करूँगी।
यानी कि मैं तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो गई कि जब तक मैं अंडे देती रहूँगी तो आप मुझे रखेंगे। और यानी इवन ये कि मेरे फादर जो हैं वो फादर की भी तवज्जो नहीं है कि ज़ाहिर है एक सर्टेन एज के बाद आपको पता है लड़कियों के रिश्ते वैसे नहीं आते जैसे यंग एज में आते हैं। जब मैं 30 क्रॉस कर लूँगी, जैसे मेरी मदर का कहना है 2.5-3 साल के बाद करूँगी, तो तब मेरी एज क्रॉस हो चुकी होगी, किसी बच्चे वाले बाप का रिश्ता आएगा, शायद ये उस वक्त के मुंतज़िर हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती की कि मैंने फैमिली को सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के लिए मैं अपने वक्त को ज़ाया कर रही हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इतने अच्छे साइकेट्रिस्ट भी बैठे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी बैठे हैं, तो आप उन पेरेंट्स को एक ऐसा मैसेज दें कि वो बच्चियाँ जो कमा रही हैं तो खुदा का वास्ता उनके जज्बात, उनके एहसासात का भी ख्याल रखें। जी, ये बहुत आम बात है बिल्कुल। और अब मेरा ख्याल से 50% घरों की यही कहानी है, ऐसा हो रहा है बिल्कुल बहुत ऐसा हो जगहों रहा है। पे। तो अब क्या करना चाहिए एज बेटी इनको, जब इनको पता भी है कि इनके साथ इनके अपने ही ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनसे यही- सिंसियर नहीं है इस मामले में। मैं यही जो है ना इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करूँगी। जैसे इन्होंने कहा कि भाई माँ बाप को मैसेज दें कि वो ऐसा ना करें। हम माँ बाप को जितने भी मैसेज दे लें, उनको भी पता है कि हम ये कर रहे हैं। देखिए वो उस चीज़ को हल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये इंसान की ना एक फ़ितरत है, उससे नज़र आ रहा है कि मेरा फ़ायदा इस चीज़ में है, मैं अगर इसके हक़ में फ़ैसला करूँगा या करूँगी तो उसमें मेरा नुकसान होगा। वो आपके हक़ में फ़ैसला नहीं करेगा। आप ख़ुद इस बात को सोचें कि आप फाइनेंशियली घर को चला रही हैं, तो क्या आप इतनी हेल्पलेस हैं जितना आप अपने आप को समझती हैं? आप Exactly. ज़्यादा पावरफुल हैं, जी, ठीक है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ। अब अभी कह रही है जैसे अम्मी बहाने बना देती हैं, आपको पता है ना कि अम्मी बहाने बना रही हैं, तो अम्मी अब्बू को बिठाएं और उनसे बिल्कुल दो टोक बात करें, ठीक है। उनकी नीड्स को भी एड्रेस करें, उन्हें बताएं कि मुझे पता है आप लोगों को इस बात से डर लगता है कि जी आपका वो पीछे से सपोर्ट फिर कोई नहीं रहेगा, मेरी शादी हो जाएगी तो, ठीक है। कोई उनके साथ एग्रीमेंट बना लें कि ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगी। वो ऐसा कोई वादा ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकती, कि मैं आप लोगों को भी सपोर्ट करती रहूं, लेकिन मुझे शादी करनी है और मुझे करनी है, इस पे मुझे कोई जो है इफ़ एंड बट नहीं चाहिए, ठीक है। आपको फार्म होके अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठानी बहुत पड़ेगी। सारे घर वाले मतलब रिश्ता तो माँ और बाप के पास ही आएगा ना, तो जाहिर है वो अगर वो विलिंग नहीं होंगे वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि उसका रिश्ता ही पलट जाए वापस। देखिए इसमें ये चीज़ होती है कि अब आप जॉब करते हैं जब, ठीक है, और उन्होंने कहा कि दोस्त के रेफरेंस से रिश्ता आया है, ठीक है, आपके जानने वालों के रेफरेंस से रिश्ता आ रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लीड ले लें। आजकल ऐसा ज़माना नहीं है जो लोग इन बातों को बुरा मानते हों कि लड़की खुद बात कर रही है या लड़की खुद लीड ले रही है। आप लीड ले लें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई अगर आप मुनासिब समझें, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको आप ये अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं कि भाई मेरे माँ बाप थोड़ा सा खौफजदा हैं या थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई लगे कि कोई समझदार है तो सिर्फ हिंट दे दें कि भाई मेरे माँ बाप थोड़ा सा झिझकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप आएँ तो वो थोड़ा सा इतना अच्छा वो ना करें, लेकिन हम मिलजुल के देख के एक अगर दूसरे आप को खुद नहीं डिसाइड समझा कर पा लेंगे। रही हैं तो हाँ, फैमिली में कोई ऐसा समझदार, कोई ऐसा बुजुर्ग जो आपकी बात को समझ सके, बिल्कुल, ये वो बहुत आपके अच्छा पेरेंट्स को suggestion है। कन्विंस कर सके, तो वो भी एक हेल्प मिल सकती है इससे। वो भी मिल सकती है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है कि किसी मीडिएटर को इन्वॉल्व कर लें। और मगर हल यही है कि भाई अपने हक के लिए आप खुद आवाज़ पता है उठाएं, हमारे माशरे में बात ना ये करें, चीजें, दिल की बात। लड़कियां, अगर लड़का कहेगा मुझे लड़की पसंद है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर लड़की कहती है तो बहुत मायूब समझा जाता है इन चीज़ों को। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें सबक यही है कि जो तमाशा करता है उसकी बात पूरी हो जाती है। तो भाई थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा तमाशा ये ज़रूरी होता है। हम कहते हैं कि नहीं भाई आप सब्र करते रहें, सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप जुल्म सहें, बिल्कुल। सब्र का मतलब है आप अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाएं, ठीक है, आप अपनी बात तो करें, उनको समझाएं, उनके फियर्स को भी एड्रेस करें, कन्फ्रंट करें कि मुझे पता है आपका ये खौफ है और इसका हम कोई हल निकालते हैं, बजाय इसके कि आप मेरे साथ ज़्यादती करें और फिर इसके बदले में मैं रिजेंटफुल होती रहूं और मैं बाद में आपके साथ कोई ज़्यादती कर जाऊं या हमारा रिलेशन ख़राब हो हाँ, जाए। लड़कियों को डिले नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, आपने टाइम पर माँ बनना होता है, आपने टाइम पर अपनी फैमिली पूरी करनी होती है, सो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। सारी मजबूरियाँ चलती रहेंगी, वक्त रुकेगा नहीं। बिल्कुल।
वक्त नहीं रुकना। या जैसे अगर पेरेंट्स की नीड है, वाकई में अगर उनकी कोई जेन्युइन नीड है, तो जिससे आपकी शादी हो रही है आप उसी पे अंडरस्टैंडिंग कर सकती हैं कि अगर मैं आती हूँ तो मैं अपनी सैलरी का सर्टेन पार्ट अपने माँ बाप की हेल्प के लिए रखूंगी। तो जो आपका साथी होगा वो भी आपको शुरू बहुत से सारी समझेगा। बच्चियां करती भी हैं ऐसा, समझे बहुत सारी करती तो बच्चियां। है, लेकिन बहुत सी जगहों पे फिर ये भी है कि मैं ही आपको देखूंगा और करने की जरूरत नहीं है, या हाँ नहीं, ठीक तो है और फिर शादी वो के बाद आप- पलट तो आपके जाता फिर है। वो choice खुद है। डिसाइड करें ना अपने तो हालात फिर के वो हिसाब से। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप उन ऑप्शंस में अपनी ये बात आगे रखेंगे कि भाई ये मेरी होता है ना कुछ ना कुछ मजबूरी शर्तें होती है, रखी बिल्कुल। जाती हैं, मजबूरी है, बिल्कुल। कोई घर में कमाने वाला नहीं है और माँ बाप भी बुजुर्ग हैं अगर, सो ये और फिर बाकी बहन भाइयों को थोड़ा सा ज्यादा जल्दी काम वाम शुरू करना चाहिए पढ़ाई के साथ ही उन कुछ पर वो- भी थोड़ा बोझ बांटना हाँ, चाहिए उनको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आपने हमारे लोगों की बातें सुनी और सुनकर बहुत सारी ऐसी हल भी निकाले कि जिससे आम पब्लिक को भी फायदा पहुंचे। थैंक यू सो मच निदा, थैंक यू ARY, और इतने अच्छे प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स आप करते हैं कि जिससे एक इंसान अपने आप शेयर करता है जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को आईना भी देखना होता है कि हम भी इस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल। और हमें भी पता चलता है हमारे माशरे में क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मेरे पास NK हर्बल प्रोडक्ट से नौरीन खान है जो कि CEO हैं इस ब्रांड की। आइए उनसे मिलते हैं और पूछते हैं NK हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले शुरुआत करेंगे NK हर्बल शैम्पू, ऑयल और हेयर मास्क के बारे में। जी, तो बताइए इसके बारे में कि क्या खासियत है इसमें और ये कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है कंज्यूमर्स को। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये केमिकल फ्री है, टोटल हर्बल है। इसको ख़ुद बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल तो आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन E और प्याज वगैरह की इसके अंदर जो है। इसके अलावा 29 जड़ी बूटियाँ भी डालकर इसको बनाती हूँ। अच्छा जी, इसका तो ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा तो हो गई। हाँ। और जो शैम्पू है वो 10% केमिकल है और 90% जो है केमिकल फ्री है। अच्छा। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जब 15 जड़ी बूटियाँ होती हैं, इसके अंदर प्याज भी ऐड करती हूँ शैम्पू में? शैम्पू में। वाह। और 15 जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हैं, तो अच्छा। इसका फ़ायदा तो ज़ाहिर सी बात है, जड़ी बूटियाँ हैं तो फ़ायदा होगा। हाँ। और हेयर मास्क जो है 50% केमिकल है और 50% जो है इसके अंदर हर्बल हैं। अच्छा। हर्ब्स हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि शैम्पू और ऑयल तो आप डेली लगा सकते हैं, दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन हेयर मास्क 15 दिन में 1 बार लगाएं। इसका फ़ायदा तो बहुत होता है, लोग डेली यूज़ करने लगते हैं इसको। तो मैं कहती हूँ कि इसको कम लगाएं, कम से कम यूज़ करें, और ये 15 दिन तक आपके बालों को केराटिन रखता है। और इसके अलावा जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको हर एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े और मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी एज में ये एक जैसा ही फ़ायदा देगा। अच्छा। ऐसा है कि जैसे प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, जैसे प्रीमेच्योर वाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं ना, वक्त से पहले वाइट बाल आ रहे हैं, उनको रोकने में थोड़ी ये मददगार साबित होता है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं और जो बहुत तेज़ी से वाइट हो रहे होते हैं, जो एज के साथ साथ जो वाइट हो रहे होते हैं वो तो कुदरती है, ठीक है, लेकिन जो वक्त से पहले हो रहे हैं ये उनको भी स्टॉप कर देता है। और जब बाल टूटता है और नया बाल आता है तो वो ब्लैक आता है। और कितने दिन में आपको नॉर्मली कैसे पता चला है लोगों से कि कितने दिन में रिजल्ट्स आ रहे हैं? हेयर फॉल में तो 1 मंथ में ही रिज़ल्ट आ जाता है, हेयर फॉल रुक जाता है। लेकिन जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो रिज़ल्ट आने में वक्त लगता है। मैं सबसे यही कहती हूँ, जादू की छड़ी नहीं है, इसको यूज़ करें 3 से 4 महीने तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अभी एक साहब थे, वो आए थे, वो अपनी बियर्ड का कह रहे थे कि यहाँ बिल्कुल बाल नहीं थे उनके। पिक्स वगैरह मैंने ले ली थी उनकी, तो वो लेकर गए तो 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ मुझे बोल रहे हैं मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि देखें अभी यूज़ करें और मुझे मैसेज नहीं कीजिएगा। आफ्टर 3 मंथ्स उनका मैसेज आ रहा है मेरे बाल आ गए हैं। तो मैंने कहा आप आ जाएं और वीडियो बनवा लें, खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है, जब किसी को फ़ायदा होता है तो बड़ी खुशी होती है। और मेरी ख़ुद की ये कोशिश होती है कि जो दुनिया में मैंने चीज़ बनाई है उससे लोगों को फ़ायदा हो, और अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ
तो मरने के बाद ही इसका फ़ायदा मुझे पहुंचता रहे। अल्लाह ताला मुझे इतनी अच्छा, इनको लगाने का तरीका क्या है? शैम्पू को, हेयर मास्क को या ऑयल को, कोई तरीका आप बताएं? जी हाँ, इसका बाकायदा एक तरीका है। ऑयल लगाने का सुन्नत तरीका तो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आसानी से मिल जाता है। ऑल नाइट आप लगाएं ऑयल, और इसके अलावा जब सुबह शैम्पू करें तो 2-2 बार शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना शैम्पू आपने लेना है एक ही बार क्वांटिटी लेनी है, उसको सर में लगाकर आप थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद जो है आप वॉश करेंगे तो क्या होगा, शैम्पू जब निकलेगा आपके सर से तो आप देखेंगे सिल्की भी हो जाएंगे, और गीले बालों में कंघा नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं गीले बालों को झाड़ रहे होते हैं टॉवल से और कॉम्ब लेते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। जब बाल ड्राई हो जाएं तब फिंगर कॉम्ब करें, फिर उसके बाद जो है कॉम्ब करें। ये इसका तरीका है। और अगर हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं तो गीले बालों में ही जो है आप 15 मिनट के लिए हेयर मास्क लगा सकते हैं, और इंशाल्लाह देखेंगे आप रिज़ल्ट जो है 15 दिन तक इसका रहेगा। और वैसे भी अगर शैम्पू और ऑयल यूज़ किया जाता है तो नॉर्मली सेकंड डे, थर्ड डे अगर हम केमिकल वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर ऑयल आना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से बाल ऐसा लगता है कि नहीं वॉश हुए हैं। तो ये अगर आप फर्स्ट डे वॉश कर रहे हैं तो सेकंड डे आपका और बेहतर रिजल्ट होगा। थर्ड डे यानी आप एक हफ्ते तक भी अपना सर वॉश नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कल ही आपने वॉश किया। अच्छा, सोप के बारे में बताएं। सोप के रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। इसको तकरीबन 15 से 17 जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इसके अंदर हर वो चीज़ है, विटामिन ई है, विटामिन सी है इसके अंदर। ये बॉडी के लिए या फेस के लिए? फेस के लिए है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग तो लेते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा बना के दें ताकि जो है हम फुल बॉडी पे इसको यूज़ कर सकें। तो इसके ये फ़ायदे हैं सोप के भी। इसके अलावा अगर आप विक्स भी चेक करेंगे, विक्स की तो फॉर्मुलेशन एक ही होती है, लेकिन जब मैं विक्स बना रही होती हूँ तो इसके अंदर जो है लौंगे पकाती हूँ बाकायदा, और उससे बनाती हूँ। अगर आप इसको स्मेल करेंगी तो उससे अंदाज़ा होगा कि कितनी नेचुरल है ये। यानी जो विक्स आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं उससे ये छोटे बच्चों को भी लगाएं, आप यहाँ लगा दें। क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल होती है इसकी। आपने थोड़ी सी ली, आपने नाक के ऊपर लगा लिया तो आपको मैं खुद भी क्या करती हूँ, कभी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है लगा कर। आप ये सब चीज़ें खुद बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बना रही हूँ। कितने अरसे से बना? मुझे 7 ईयर्स हो चुके हैं इसको बनाते हुए। अच्छा, घर से स्टार्ट किया था, फैमिली से ही। और फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह कैसे, लाइक किसी ने पढ़ा हुआ था हिकमत या कुछ ऐसा? नाना और मामू हकीम है ना, अच्छा, तो उनके साथ पहले तो बनाती थी, काम करती थी। नानी के बाल बहुत लंबे थे, मेरी मदर के खुद के बाल बहुत लंबे हैं अभी तक के, वो तकिया नहीं रखती हैं। तो हम सब बहनों के बाल बहुत अच्छे हैं। तो यानी अगर मैं ख़ानदान में जाकर फैमिली को देखती हूँ तो पूरी फैमिली के बाल बहुत लंबे हैं। अच्छा अच्छा। तो सब जो है हर्बल पहले तो घर में बना लिया करते थे, अब तो कॉल आ जाती है नौरीन कितना बना है पहुँचा दो। अब नौरीन पहुँचा रही होती हैं सबको। तो नौरीन से कैसे ख़रीदा जा सकता है? तरीक़ेकार क्या है ऑर्डर प्लेस करने का? इसका तरीका यही है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बल्क क्वांटिटी का जो आपने ऑर्डर देना है वो भी यहाँ पर है। हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे, हम या तो ऑनलाइन सेल करेंगे या फिर आप बल्क क्वांटिटी में हमसे परचेज़ कर लें। अच्छा, ये हमारा जो है ऑनलाइन है, वेबसाइट भी है हमारी nkherbal.shop जो है, ये इसकी हर्बल है, तो आप इसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जवाब दिया जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो आपको प्लेस कर दिया जाएगा। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच नौरीन, आपके यहाँ तशरीफ़ आवरी का और इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स NK हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज आवाम तक पहुँचाने का। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ उन लोगों की बातें सुनी होंगी, और अगर आप भी चाहते हैं एग्जॉस्ट या कैथारसिस अपना कहीं निकालना, तो ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे शख्स को जान लें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके और आप कोई बीमारियां जो हैं वो लेके इस दुनिया से ना जाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।